हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा था। हमने काफ़ी कुछ वहाँ पे जाना था। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो उसको हम एक्सेल कहते हैं। ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं, ये हम आगे जानेंगे। और ये आपके आगे जो फ्यूचर है उससे भी काफ़ी रिलेट करता है। इससे काफ़ी चीज़ें आप सीख के आगे उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले हम इसका एक्सेल का हम इंटरफेस वगैरह देखेंगे कि और इसके जो रोज़, कॉलम्स और सेल्स क्या होते हैं, और फाइल को कैसे ओपन, सेव, क्लोज करते हैं। मोस्टली सभी सॉफ्टवेयर्स में जैसे होता है या वर्ड में जैसे होता है ये वैसे ही है। थोड़े शॉर्टकट्स हम जान लेंगे कि कैसे हम शॉर्टकट्स यूज़ करके जल्दी काम कर सकते हैं। डेटा टाइप हम देख लेंगे कि एक्सेल में जो भी हम एंट्री करते हैं, जो सेल के अंदर जो भी चीज़ रहता है उसको हम कैसे उसके डेटा टाइप्स को देख सकते हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे हम। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि थ्योरी के बजाय आप ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दें। भले आपको थ्योरी ना आता हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो थ्योरी भी आपको अपने आप आ जाएगा। मतलब काम करने से ही आप उसके अच्छे से सीख पाएंगे। अगर सिर्फ आप थ्योरी करते हो, मोस्टली लोग इंग्लिश में ही ज़्यादा ट्यूटोरियल पढ़ते हैं, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि इसको आप गहराई में जाके उसको जानें कि ये ऐसा क्यों है। और जो भी हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो सब प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें। कुछ भी चीज़ है, किसी भी जगह पे अगर आपको लगता है कि ऐसा क्यों है, तो हमेशा जो वाई वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है, वो ज़रूर अपने पास रखें और उसको जानने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो क्लियर होगा, आपको समझ आएगा चीज़ कि जैसे हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेस से ही आगे का जो एडवांस है वो बना हुआ है। तो अगर आप आज अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने एक्सेल की तरफ। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारे पास एक ऐसे हमने कुछ अपने मेल मर्ज के लिए हमने एक एड्रेस बुक बनाया था, ठीक है। अब जो एक्सेल है ये इसका पूरा इंटरफेस है। आपको वैसे ही लग रहा होगा जैसे एम एस वर्ड है, बट ये थोड़ा सा इसमें ऐसे डब्बे डब्बे हैं कई सारे, ठीक है। इनके बारे में हम जानेंगे। ये जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये आपका टाइटल बार है, ये आपका मेन्यू बार है, ये आपका टूल बार है। और सेम जैसे वर्ड में है ऐसी है, टैब बेस्ड आपके मेन्यूज़ इन्होंने भी कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। मेन्यूज़ भी वैसे ही हैं, सेव, सेव एज, ये सब वैसे ही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन था जिसको हमने एज अ एड्रेस बुक हमने लिखा था। अब जो एक्सेल का सीट है, पहले आप ये समझो, हमने कई बार डेटाबेस डेटाबेस सुनते हैं, ये डेटाबेस वो डेटाबेस। अब ये एक्सेल पे अगर आप काम कर रहे हो तो ये डेटाबेस से कैसे रिलेट करता है। कहने का मतलब आपको अगर एक्सेल में आपको काम करने आता है, आप एक्सेल को अच्छे से समझते हैं, तो आप ये मान के चले कि जो आगे जो डेटाबेसेस होते हैं आप उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो भी सेम ऐसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। वो भी सेम ऐसी फॉर्मेट में होता है, उसमें भी ऐसे आपके डब्बे होते हैं, ऐसे कुछ लाइंस होते हैं जैसे ये है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका मैथ्स का जो कॉपी होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। आप ऐसे मान के चलें, मैथ्स की कॉपी हम जैसे हमें टेबल लिखना होता है तो हम टेबल लिखते हैं, ठीक है। उसके आगे हम इनटू का लिख के फिर दूसरा 1 2 3 4 जो भी लिखना है वो लिखते हैं, तीसरा हम उसका रिजल्ट लिख देते हैं इक्वल टू के बाद, ठीक है। तो ऐसा ही मान के चलो, ये मैथ्स का आपका कॉपी है जिसे बहुत सारे डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। अब इन डब्बों का काम देखते हैं होता क्या है। जैसे मैथ्स की कॉपी में होता है वैसे ही मैं चाहूँगा कि इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ, कोशिश करूँ। तो जैसे मैथ्स का जो हमारा कॉपी होता है उस पर मान के चलो अगर हमें एक टेबल लिखना है, हम लिखते हैं जैसे हमको लिखना है 23 का टेबल लिखना है, ठीक है। 23 का हमें टेबल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे,
23 इंटू, मान के चलो ये इंटू है 1, फिर हम लिखेंगे इक्वल टू, फिर उसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। फिलहाल मैं इसको भी हटा देता हूँ, अब कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मान के चलो ये हमारा मैथ्स का कॉपी है। अब मैंने क्या किया, 23 इंटू 1 इसका इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ गया इक्वल टू। अब मुझे यहाँ पे इसका आंसर लाना है, और ये क्या है, 23 का टेबल है। अब मैं 23 का टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लिखना है, मान के चलो। तो 23 1 ज़र 23, ठीक है। अब जैसे मुझे 10 तक लिखना है, ठीक है, मुझे कुछ ऐसे लिखना होगा। और ये 23 है, ये कुछ इस तरह से होगा, फिर ये कुछ इस तरह से होगा। कहने का मतलब आप अभी मैथ्स के अपने कॉपी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि ये मैथ्स की कॉपी है। अब 23 1 ज़र 23, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उसका दूसरा लिखना पड़ेगा। तो 23 2 ज़र 46, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे अपना टेबल लिखोगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे टेबल नहीं आता 23 का, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि इसको एक्सेल की मदद से, एक्सेल क्या है, आप कैलकुलेटर कह लो इसको, हिसाब किताब करने का बोल लो, या इस पर आप कुछ इवन आप डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, वर्ड की तरह इसमें डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उस पर डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारा काम ये वर्ड की तरह भी कर सकता है। उसके अलावा ये हिसाब किताब का काम, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, वो अपना हिसाब किताब का काम एक्सेल पे करती हैं, ठीक है। तो ये वो काम की चीज़ है। इसमें एक से बढ़ के एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है, जैसे अब प्लस होता है, आपको एक से एक, आपका जो नंबर है वो उसको दूसरे से प्लस करना है, तो उसका क्या आएगा। ऐसे आप चाहे तो एक वर्ड को भी प्लस कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड से, और उसका भी रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छे अच्छे जो मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे, वो सब भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी एडवांस है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसे हैं जो आप सीख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो बहुत जल्दी मैं कैसे कर सकता हूँ। दो तरीके से करने के, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये देखिए कितनी जल्दी ये आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई फॉर्मूला लगाया, ना कुछ भी किया, बस मैंने ये दो सेल्स को सिलेक्ट किया और ये मैंने ड्रैग कर लिया, तो ये मेरा आंसर अपने आप आ गया। तो मैंने 23 का टेबल लिख दिया मैंने। एक और तरीका है, इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मेरा जो मैथ्स का कॉपी है, इसको जो मैंने वहाँ पे 23 लिखा है, उसको मैं इंटू करूँ। अब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं इंटू कर रहा हूँ उसको। तो इंटू का साइन इसमें इसको कहते हैं, एस्ट्रिक्स को या स्टार को, ठीक है। इंटू किससे मुझे इंटू करना है, मुझे करना है इससे, एक से करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, फॉर्मूला लिखा इक्वल टू करके, देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या चीज़ है, फॉर्मूला बार है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपने आप ही ये लिखा आ गया है, क्या कह रहा है ये, B17 इंटू D17, मतलब कुछ रेफरेंस दे रहा है, देखते हैं उसको आप। अब मैं इसको पूरा ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो ये क्या होगा, हर सेल में आप देखिए फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला बन रहा है। बस रेफरेंस जो है, जो ये जो B25 है, आगे देखें 24 23, ये अपने आप ही चेंज होते जा रहा है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। अभी हमने मैथ्स कॉपी में अपना टेबल लिख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स, सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई एक ब्लैंक नोटबुक लेता हूँ या ब्लैंक वर्कशीट लेता हूँ, तो आप इसको मान के चलें कि ये आपका मैथ्स का डब्बे वाला कॉपी है, ठीक है। उसमें भी ऐसे सेम ऐसी लाइंस वगैरह होते हैं। ये सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ मैं इसको। अब
ये जो पार्ट है, जैसे ये लकीरें होती हैं हमारे पास मैथ्स के कॉपी में, एक लकीर ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, फिर ऐसे लाइंस होंगे, है ना, और कुछ ऐसे लाइंस भी होते हैं, ठीक है। उसके बीच में कुछ डब्बे बने होते हैं। अब डब्बे में हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं, ठीक है। जो डब्बा, एक डब्बा होता है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। एक डब्बा मतलब एक सेल जिसके अंदर हम कोई नंबर लिखते हैं, ये हो गया हमारा सेल। लेकिन अगर कई सारे हों तो उसको सेल्स कहेंगे, बहुत सारे हों तो सेल्स कहेंगे, तो ये सब सेल्स कहते हैं। ये एक एक डब्बे को सेल कहेंगे, जितने इतने सारे अगर डब्बे हैं तो सेल्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम्स क्या होते हैं। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम जो वर्ड है, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा तंग है या आपको एक्सेल की भाषा में कॉलम समझना है, तो इसका हम सिंपल सा ले सकते हैं एग्जांपल कि कोई भी जब हम घर बनाते हैं तो बड़े बड़े खंबे डालते हैं। खंबे को क्या बोलते हैं, हिंदी में खंबे बोलते हैं उसको, है ना, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉलम्स। तो अगर आप इंग्लिश अपना इम्प्रूव कर रहे हो तो आपको पता होगा कि खंबे को हम इंग्लिश में कॉलम्स कहते हैं। तो कॉलम्स कैसे होते हैं, ऐसे खड़े खड़े, खंबे भी आपके ऐसे खड़े खड़े होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पार्ट है ये एक कॉलम हो गया, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये कॉलम्स है, या इसको भी हम कॉलम्स ही कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का कॉलम्स बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ना कॉलम्स हैं ये, ठीक है। तो हम इस पार्ट को यहाँ से लेके इसको कॉलम्स कहते हैं। इसी तरह रॉज होते हैं। रॉज क्या है, रॉ वैसे हम सिंपल सी भाषा में कहें रॉज, तो ये हम कह सकते हैं जो वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। अब जो रॉज होते हैं, रॉ को आप कह लो कि एक मोस्टली अगर इंग्लिश में देखा जाए, अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो हम उसको रॉस को कहते हैं। लाइन बोल सकते हो या रस्सी बोल सकते हो, ऐसे कुछ उसके मीनिंग्स होते हैं। लाइंस मान के चलो, जैसे हमारे बुक में होता है वैसे लाइंस होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे लाइंस है, ये देखिए अब ये 2 लाइंस दिखा रहा है ये ऐसे, तो ये ऐसे एक लाइन है और इसके ऊपर कॉलम्स के लाइन है, ये देखिए। तो जैसे हमारे कॉपी में होते हैं ना लाइंस, देखिए ये ऐसे लाइंस है और ये ऐसे लाइंस है। तो ये जब 2 लाइन मिलता है तो ये हमारा एक कॉलम बन रहा है। कॉलम के अंदर अब जैसे सिंपल सी बात है कि इधर से आप लकीर खींचते जाओ, इधर से लकीर खींचते जाओ, तो बीच में डब्बे बनते जाएंगे, तो इसको सेल कहते हैं। अब इधर वाली जो लकीर है ऊपर से नीचे, इसको कॉलम कहते हैं, और इधर से इधर जो लकीर जा रही है इसको हम कॉलम कहते हैं, रॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया रॉ, ठीक है। अब ये दोनों करते क्या हैं, ये जो भी है इनका जो काम वो सिंपल सा है कि ये जब भी वैसे लकीर बनाते हैं तो हमें एक डब्बे प्राप्त होते हैं, डब्बे, सेल, इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेल, कैसे मिला, कॉलम से, और जो हमारे रॉज हैं उनसे, उनके जो लकीर जैसे बनाते गए वो बनते गया। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये देखिए ये आपका मैथ्स बुक की तरह बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना, मैथ्स का जो कॉपी है वैसे दिख रहा है ये। सेल समझ आ गया, रॉ और कॉलम हमने देख लिया। अब ये जो कॉलम है ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते बहुत सारे कॉलम्स है इसके पीछे। अब इसको क्यों ऐसे नाम दिया गया है, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, इसको डी, ऐसा क्यों है, ठीक है। सेम इसी तरह जो हमारे रॉ हैं, रॉ को भी नाम दिया है लेकिन इनको ए बी सी डी नहीं दिया गया, इनको कहा गया 1 2 3 4 करके इसको दिया गया। अब इससे आपको क्या मिलता है, ये ऐसा क्यों ऐसा किया गया है, ये आपको सोचने वाली बात है। सिंपल सा इसमें सोच है कि आप किसी सेल पे हो तो आपको सेल का पता चल जाए कि आप किस सेल पे हो। जैसे मैं मान के चलो मैं इस सेल पे हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, तो उस सेल का पोजीशन या कहें उसकी स्थिति कि वो एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है। अब मैथ्स बुक में आप चाहो तो वहाँ पे भी सेम ऐसे ही ए बी सी डी लिख के कॉलम्स बना सकते हो और 1 2 3 लिख के रोज़ बना सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप जिस डब्बे पे होंगे उस डब्बे का पोजीशन अपने टीचर को या किसी को भी बता सकते हो कि मैं अभी इस जगह पे हूँ। जैसे अभी मेरा ये मान के चलो ये डब्बा है, इस डब्बे पे मैंने लिखा है 45 या 45, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ या कोई आपसे पूछा 45 है कहाँ पे, तो आप क्या करोगे, अगर आपके रोज़
कि ये जो नंबर्स ना हो, ये सब ना हो, है ना, ये आइडेंटिफाई करने का काम आता है, ठीक है। तो अगर ये ना हो तो आप क्या कहोगे? मैं 45 है, लेकिन आप बता नहीं पाओगे कि 45 नंबर किस डब्बे पे लिखा हुआ है ना। लेकिन अब मैथ्स के आपके कॉपी में अगर आप ऐसे इस तरीके से आप लिख देते हो, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली उसको बता पाओगे कि ये कहाँ पे है। जैसे ये देखो आप, मैं 45 पे हूँ, मैं दिख रहा हूँ एल पे हूँ, ये देखिए एल जो है ना, ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है ना। एल वाले कॉलम पे हूँ मैं, लेकिन कॉलम भी तो बहुत सारे, ये 1 नंबर कॉलम है, 2 3 4 5 ऐसे कॉलम जा रहे हैं ये। तो आप बता सकते हैं मैं एल जो कॉलम है उसके रॉ नंबर 18 में हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैं किसी जो सेल पे रहूँगा, सेल पे वो ऐसे हाईलाइट कर देता है, आपके रोज़ नंबर को हाईलाइट कर देता है, कॉलम नंबर को हाईलाइट कर देता है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है, जैसे आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली आप किस पोजीशन वाले या किस जगह पे, किस सेल पे आप अभी हो, ठीक है, या आपका जो कर्सर है वो है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक सेल को पहचान मिलता है, ठीक है, जो सेल है आपका जो डब्बा है छोटा सा, इसको पहचान मिलता है कि ये इसका पोजीशन क्या है। तो ये L18, तो इसको हम कहेंगे L18, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसका देखेंगे H10, ये H10 है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्या कहता है, C5, तो इसका एक पहचान मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल और रॉज और कॉलम्स। तो सिंपल सी मैथ्स का जो कॉपी है उसके हिसाब से मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं आगे चीज़। अब हम थोड़े एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, इसको देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जो हम पहला चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है इसका इंटरफेस के बारे में। ये एक्सेल का इंटरफेस है। आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, एक्सेल टाइप करेंगे, एक्सेल का आपका शॉर्टकट जहाँ पे मिलेगा उसे डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये इसका टाइटल बार, ये इसका मेन्यू बार, ये इसका टूल बार, ये हमने पढ़ लिया। ये फॉर्मूला बार, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये वर्ड में नहीं होता। हिसाब किताब के काम में वर्ड अलग सॉफ्टवेयर है, ये अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इतना आपको समझना होगा। किसी भी सेल पे आप जा रहे हो, तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे इसको गिनना पड़ रहा है कि ये के फिर 13, ठीक है, तो मैं K13 पे हूँ या K13 पे हूँ। लेकिन इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये देखिए, यहाँ पे आप किस सेल पे हो या आप यहाँ से भी देख सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं अपने कीबोर्ड से आगे पीछे जाऊँ, देखिए अपने आप ये चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये अपने आप उसका जो एड्रेस है वो बता रहा है। तो इससे आपको सहायता मिलती है कि आपका जो कर्सर है, इसको आप कर्सर कह सकते हो। वर्ड में ऐसे ब्लिंक करते हुए खड़ी डंडी के रूप में वो कर्सर चलता था, इसको आप कर्सर कह लो, पॉइंटर कह लो, कर्सर कह लो कि ये देखिए, ये मैं इस कर्सर पे हूँ या इस जगह पे हूँ, तो ये कर्सर कह लो इसको, ठीक है। एक्चुअली में जो वर्ड में कर्सर होता है वो ऐसे कर्सर होता है, ठीक है। अब आप जिस स्थिति में हो, जहाँ पे जिस पोजीशन पे हो, अब इसको कर्सर कहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हो और ये अपने आप ये चेंज होते रहता है। ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है। अगर आप होम मेन्यू पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे इसमें आपको फॉर्मेटिंग के टूल्स मिलेंगे। फॉर्मेट पेंटर जैसे वर्ड में होता है ये वैसे ही है। कट कॉपी पेस्ट भी वैसे ही काम करता है। फॉन्ट्स वगैरह जो चेंज करते हैं जैसे भी है वो वर्ड की तरह ही है यहाँ पे, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, ये और ये जो है हमारा बॉर्डर्स जो है, बॉर्डर्स भी हम देख लेंगे। बॉर्डर्स भी उसमें हम बनाते हैं, सेल्स या टेबल बनाते हैं वर्ड में, तो उसमें बॉर्डर्स हम कर सकते हैं। ये भी वैसे ही काम करता है, बस ये सेल्स के हिसाब से करता है। कोई टेक्स्ट को अगर बीच में करना है तो ये सब जो जितने भी टूल्स हैं ये प्रीवियस टूल्स हैं। ये बड़ा करने के, छोटा करने के, जो भी आपका फॉन्ट है या जो आपने जो लिखा हुआ है उसको, ये आप जैसे इसको आपके जो टेक्स्ट है उसको ऐसे घुमाना चाहते हो, ऐसे घुमाना चाहते हो, क्लॉकवाइज या वर्टिकल बनाना चाहते हो, तो ये उसके काम आता है, ठीक है। रैप करना टेक्स्ट, मान के चलो कि आपका ये मैं यहाँ पे कुछ लंबा चीज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वो आगे लाइन में चला गया है, देखिए आगे लाइन में चला गया, तो रैप टेक्स्ट करोगे तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा सेल बड़ा हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको भी देखेंगे हम, इसको भी करके देखेंगे। मर्जन सेंटर, ये भी देखेंगे क्या चीज़ है। ये काफ़ी सारे इसके अंदर अलग अलग टूल बार्स मिलेंगे। इंसर्ट के अंदर जो भी जैसे वर्ड में होता है कि काफ़ी सारी चीज़ हम इंसर्ट कर सकते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। इवन यहाँ पे आप इक्वेशन सिंबल भी देख सकते हो। कुछ अलग से चार्ट्स वगैरह हैं, जैसे हम वहाँ पे चार्ट बनाते थे तो क्या करते थे, एक्सेल की फाइल को रेफरेंस देते थे। अगर
आपका डेटा भी यहीं पे है या डेटा आपके सीट नंबर 1 पे है और चार्ट आपको सीट नंबर 2 पे बनाना है, ठीक है? तो आप देखें कि वहीं का वहीं कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर में आप काम करें उसी सॉफ्टवेयर में आप चार्ट भी बनाने को मिल रहा है, ठीक है? तो इसके भी अलग तरीके हैं। 3D मैप्स है यहाँ पे, काफ़ी सारे हैं, हाइपरलिंक है हमारे पास यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर भी यहाँ पे चलता है, वर्ड आर्ट भी है। तो काफ़ी सारे जो चीज़ है वो MS वर्ड से सिमिलर है। पेज लेआउट, इसमें भी वैसी मार्जिन्स वगैरह है, ओरिएंटेशन वगैरह है, साइज़ वगैरह है, लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ पे कोई रूलर वगैरह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बनाने का टूल नहीं है ये, या सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है? इसका काम ही अलग है। तो वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिंट एरिया क्या है, ब्रेक्स क्या है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। फार्मूलाज हम देखेंगे, बहुत सारे फार्मूला हैं, फार्मूला क्या होते हैं ये भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कि मैथ्स के देखिए यहाँ पे लुकअप, रेफरेंस, डेट टाइम का फार्मूला है, फाइनेंस का फार्मूला है, ऑटो सम है, ठीक है? कस्टमाइज़ आप कोई फंक्शन डाल सकते हो, फार्मूलाज डाल सकते हो, ठीक है? तो काफ़ी सारे चीज़ इसके अंदर है। कैलकुलेटर के ऑप्शंस हैं। डेटा के अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ मिलेगा जो आप कह लो कि एडवांस लेवल में आपको काफ़ी ये काम आएगा जब प्रोडक्शन में काम करते हो। तो रिव्यूज़ वगैरह है, यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर सकते हो। लास्ट हमने वर्ड में स्पेलिंग चेक नहीं पढ़ा था, बट यहाँ पे भी दोनों टूल में आपको स्पेलिंग चेक मिलता है। स्पेलिंग चेक बस ये है कि जो भी आपने लिखा है उसको सही तरीके से, मतलब आपने स्पेलिंग गलत करी इसको ठीक करना, ठीक है? ये थिसॉरस है, स्मार्ट लुकअप है, ट्रांसलेट करने का है, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ के अंदर आप मिल जाएगा। व्यू के अंदर किस तरह का व्यू आपको चाहिए, पेज ब्रेक में चाहिए, पेज लेआउट में चाहिए, कस्टम व्यूज़ करना है, तो काफ़ी सारे चीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मल व्यू है। मोस्टली हम नॉर्मल व्यू पे ही काम करते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है एक्सेल का, जहाँ पे आपको नॉर्मल व्यू मिलता है। फ्रीज फ्रीज पेन्स जो है ये भी हम पढ़ेंगे। अरेंज ऑल, न्यू विंडो, जूम करना है 100%, ये स्विच है, ये मैक्रोज है, ये सब काफ़ी एडवांस है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। नेविगेशन हमने देख लिया था। इसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा, जैसे कॉलम्स हो गए हमारे, ये रोज हो गए, ये सेल हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्क सीट। ये पहला सीट है, ये दूसरा सीट है, मतलब आप कई सारे काम करते हो। मान के चलो एक सीट पे आपने बहुत सारा डेटाबेस बना लिया, जैसे ये मान लो इन्फॉर्मेशन आपने बना लिया, ठीक है? ये हमने इन्फॉर्मेशन बना लिया। दूसरे सीट पे आप चाहते हो कि इस इन्फॉर्मेशन का कुछ मैं टोटल वगैरह निकालूँ, है ना? तो आप टोटल यहाँ पे निकाल सकते हो, उसके बेस पे आप चार्ट बना सकते हो। तीसरे सीट पे उसी से रिलेटेड, उस डेटा से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे आप काम कर सकते हो, या आप चाहो तो उससे ना रिलेट करते हुए कुछ अपना ही कुछ बना सकते हो। मतलब एक ही एक्सेल की बुक में आप कई सारे वर्कशीट्स बना के इस पर अलग अलग काम कर सकते हो, ठीक है? इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। काफ़ी सारे इसके अंदर आगे फंक्शनलिटीज़ आएंगे जो हम मल्टी मतलब अलग अलग सीट्स पे रहते हुए किसी और सीट्स के डेटा को कैसे यूज़ करते हैं, वो सब भी हम देखेंगे। आगे हम सेल्स का जो बेसिक फॉर्मेटिंग है वो देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ है, अब ये क्या है? ये एक एड्रेस बुक है, ठीक है? अब एक्सेल और हमारा डेटाबेस में क्या अंतर है? जैसे मैंने इसको लिख दिया नेम, ये था मेरा एड्रेस, ये था मेरा स्टेट, ये था मेरा पिन, ये था मेरा ईमेल, नेक्स्ट था मेरा मोबाइल, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा सा सजा देता हूँ, तो ये हो गया मेरा। अब ये क्या है? इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जैसे मैं इस पे आप कंफ्यूज ना हो, ये मैंने हटा दिया। ये पार्ट क्या है? ये रिलेट करता है डेटाबेस से, इसको हम कहेंगे डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है? एक्सेल के सीट और डेटाबेस, डेटाबेस तो कुछ अलग सॉफ्टवेयर ही होता होगा, है ना? लेकिन ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं डेटाबेस। तो किस चीज़ का डेटाबेस है ये है एड्रेस का डेटाबेस है। हमने एक डेटाबेस बनाया जिसमें लोगों के नाम हैं, उनके एड्रेस है, उनका जो पता है, पिन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, तो ये एक तरह से डेटाबेस बन गया। मतलब डेटाबेस क्या? जो कलेक्शन होते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन के। अब जैसे हमने एड्रेस बुक बनाया, कल के डेट में हम दुकान का सामान का भी कुछ बनाते हैं कि ये जो हमारा ग्राहक था इसने ये सब बना सामान ले गया है, इसका ये हिसाब है, इसने इस दिन को इतने इतने दिन में ये सामान ले गया, इसका इस दिन इतना हिसाब है। तो वो सब चीज़ भी आप कर सकते हो, वो भी हम एक बार लाइव करके देखेंगे, एक छोटा सा करके, ठीक है? तो उससे कई सारे आप यूसेज है, बहुत मतलब मल्टीपल यूसेज हैं इसके। आप किसी भी कंपनी में जाओ या कहीं पे भी जाओ,
छोटे से छोटी कंपनी में और बड़ी से बड़ी कंपनियों में एक्सेल का काम हमेशा होता है। ये सबसे ज़्यादा MS ऑफिस जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हॉट प्रोडक्ट है या सबसे ज़्यादा चलने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल। मतलब ये वर्ड से भी ज़्यादा चलता है। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में एक्सेल ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ऑफिस में खासकर। ठीक है, ये हर जगह काम आएगा, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो आपको काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम होम पे चलते हैं। कट कॉपी पेस्ट मैंने बताया था, जैसे ये मेरा कुछ सेल के अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल X करूँगा, या अगर आपको शॉर्टकट, क्योंकि आप मोस्टली जो भी काम है एक्सेल के अंदर शॉर्टकट से करते हो, मैं राइट क्लिक करूँगा, कट, मुझे इसको यहाँ पेस्ट नहीं करना, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, यहाँ पे पेस्ट, ये देखिए पेस्ट का आइकन आ गया। ये आपको बिना पेस्ट किए हुए एक बार उसका एक प्रीव्यू भी बताता है कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, ये एडवांस है काफ़ी, मतलब ये एक्सेल काफ़ी एडवांस है, पहले ऐसे नहीं होता था, तो काफ़ी एडवांस अभी है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो अब क्या हुआ, यहाँ से मेरा जो भी सामान था मेरे डब्बे के अंदर उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब ये जो डब्बा है, ये जो भी है, इसको उठा के मुझे कहीं और डालना है। ठीक है, या मुझे इसको उठा के यहाँ पे चिपकाना है। ये हो गया हमारा सेल। मैं क्या करूँगा, कॉपी, मैं इसको काट नहीं रहा या हटा नहीं रहा यहाँ से, मुझे यहाँ पे इसको चिपकाना है, मतलब पेस्ट करना है। तो कैसे पेस्ट करूँगा, राइट क्लिक, पेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पेस्ट, पेस्ट वैल्यूज़, फॉर्मूला, ट्रांसपोज, फॉर्मेटिंग, पेस्ट लिंक। तो फिलहाल अभी हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं। ये नॉर्मल पेस्ट है, ये कंट्रोल-C कंट्रोल-V से भी काम करता है। ठीक है, और जो पेस्ट स्पेशल होता है ना, पेस्ट के और भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, पेस्ट स्पेशल भी होता है, इसको हम अच्छे से जानेंगे, ये प्रोडक्शन में बहुत काम आता है। ठीक है, ये सब काफ़ी काम आते हैं। ये कट कॉपी पेस्ट हुआ। ठीक है, कट किया हमने, कहीं पे कॉपी कर दिया, कहीं पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल Z करेंगे वापस हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, कंट्रोल Y करेंगे फिर से रीडू हो जाएगा। ठीक, देखिए ये रीडू हो गया। तो ये हो गया कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, एक जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपको समझना है, डेटा टाइप है ना, या फिलहाल हम ऐसे करते हैं, नहीं चलिए, डेटा टाइप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेटा टाइप अगर आपको आएगा तभी आप अच्छे से इस पर गुणा भाग कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले मुझे दो नंबर्स को मुझे क्या करना है, ये है 4585, मुझे प्लस करना है इसको। ठीक है, सॉरी, इसको मैं करता हूँ 854। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 10। ठीक है, अब जैसे मुझे दो नंबरों को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे मुझे इसको जोड़ना है, मैं कैसे जोड़ूंगा इसको, मान के चलो मुझे इन दोनों का जोड़ या इनटू या डिवाइड या जो भी चीज़ें हैं, एक सिंपल सा हम लेके चलते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का जोड़ यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, तो किसी भी फॉर्मूला के लिए इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, मेरा ये कर्सर ऐसे ब्लिंक करने लग गया। और आप यहाँ पे फॉर्मूला बार पे देखेंगे तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे आएगा। मैं एक बार इसको फिर से हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो देखिए जो मैंने यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिखूँ तो आएगा, देखिए करके देखते हैं। ये देखिए मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ ना ऊपर में, मैं नीचे तो नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे जो लिखूँगा देखिए वो भी यहाँ पे आएगा। तो कहने का मतलब ये जिस सेल में जो भी चीज़ रहेगा, चाहे वो फॉर्मूला में हो या भी किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बार इसको इसलिए कहते हैं कि जो भी वैल्यूज़ है मोस्टली ये फॉर्मूला के काम आता है, आपको समझने में काफ़ी हेल्प करता है। कि आप जैसे अब ये सेल है तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो यहाँ पे सेल में है वो यही दिखाएगा, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो कुछ अलग तरीके से दिखाएगा। ठीक है, जैसे अभी ये है 10 है तो ये 10 दिखा रहा है, लेकिन जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो कुछ और दिखाएगा, इक्वल टू। अब इक्वल टू है, अब मैं क्या करूँगा कि या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, प्लस 145 प्लस 10। ठीक है, ये मार दिया मैं एंटर, तो ये आ गया इसका। तो मैंने क्या किया, इसको मैनुअली किया ना, मैं टाइप करके भी कर सकता था। मैं यहाँ पे जाता, मान के चलो यहाँ पे मैं जाता,
मैं करूँ इक्वल टू 4 5, ये मैं जो भी चाहे उतना लिख दूंगा, प्लस फिर जो मर्जी आए वो लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए ये आराम से मेरा वहीं पे हो जाता। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी मुझे करने की, मैं तो यहीं पे कर सकता था। इसकी ज़रूरत थी, कैसे इसकी ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। वापस जाते हैं। अब जैसे ये नंबर है, ऐसे बहुत सारे आपके पास नंबर आ गए हैं, जैसे मान के चलो ये बहुत सारे इसके नंबर आ गए, ठीक है। मान के चलो ऐसे मेरे पास बहुत सारे नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे करना है मैनुअल, तो मैं मैनुअल कैसे करूँगा, ये 145 प्लस 10, फिर सेकंड पे आ गया 146 प्लस 52। तो मैनुअल कर रहा हूँ ना, इससे पहले मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ मैनुअल, इसमें टाइम लगेगा। अगर मेरे पास कुछ और शॉर्टकट तरीका है तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्टकट तरीका क्या है वो देखते हैं। मैं बहुत सारे नंबर हैं, इतने सारे मेरे पास है, सबको जोड़ करना है मुझे। तो एक्सेल तो इसलिए बनाया ना कि जल्दी जल्दी काम करने के लिए। मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, अब मैं कहूँगा कि अभी ये मुझे इसका पता है, ये जो मेरा डब्बा है या सेल है, इसका मुझे पता है ये कौन सा सेल है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस सेल का आपको पता बता रहा है कौन सा सेल है। ये ई, यहाँ पे ई लिखा आ रहा है, ई कॉलम पे ये सेल नंबर है 20, E20। तो आप देखेंगे यहाँ पे E20 यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे E20 आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, ये अपने आप ही E20 ले रहा है, कहने मतलब रेफरेंस ले रहा है यहाँ से कि भैया ये पता है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, जहाँ पे ये जो सेल के अंदर जो भी चीज़ हो उसको क्या करो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, इनटू कर दो, जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो करेगा। तो मैं फ़िलहाल प्लस करता हूँ, सिंपल। अब जैसे मैंने प्लस किया, ठीक है, अभी भी ये ब्लिंक है, अगर आप यहाँ से हट जाओगे तो गलत हो जाएगा सब चीज़। मैं गलती से मान के चलो यहाँ से हट गया, या ये देखिए, अगर मैं फॉर्मूला पूरा नहीं करता हूँ, या फॉर्मूला का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला बताया गया है, अगर वो फॉर्मूला ठीक फॉर्मेट में नहीं है ना, जैसे कोई भी फॉर्मूला होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, अब उसको आप अगर फॉलो नहीं करते तो हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मान के चले इसको, ठीक है। अभी मान के चलो कि मैंने गलती इसको यस कर दिया, ये देखिए ये क्या हो गया, फॉर्मूला तो लिया इसने E20 इक्वल टू E20, तो ये सिर्फ इसका ही बताया। तो इसने एक्सेल को जितना अच्छे से स्मार्टली समझ आया उसने वही किया, जब लेकिन हमारा जो मोटिव था वो ये नहीं था, हम जो चाहते थे वो नहीं था। हमें क्या करना था, इक्वल टू, हम चाहते थे ये सेल, ये जो डब्बे के अंदर जो भी चीज़ डालो उसको प्लस करो, किससे, इस डब्बे से कर दो। अब डब्बे में कुछ भी हो सकता है, 10 15 20 आप जो भी चाहे, बाद में आप इंटू प्लस जो भी करना चाहे वो भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम छोटा सा चीज़ ये समझ रहे हैं, मेरे इस डब्बे को इस डब्बे से जोड़ दो, उसके अंदर कोई भी नंबर हो आप जोड़ दो, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा एंटर। अब क्या हुआ आप देखेंगे, फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है 10, यहाँ पे लिखा रहा है 10, इसका जो पोजीशन क्या है F20, ये F कॉलम के अंदर 20 नंबर का रॉ है, ठीक है। ये 10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो मेरा डब्बा है या सेल है वो H वाले कॉलम पे है, लेकिन है कहाँ पे, 20 नंबर वाले पे है, 20 नंबर वाले रॉ पे है। तो ये उसका एड्रेस तो ठीक बता रहा है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे जो लिखा रहा था 155, यहाँ पे भी 155 लिखाना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो यही काम है फॉर्मूला बार का। आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे फॉर्मूला डालते हो वो ऐसे फॉर्मेट में आएगा। आपने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला डाला, आपने सिर्फ ये कहा कि जो भी इस वाले सेल के अंदर जो है उसको आप प्लस कर दो इस वाले सेल से, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा और डिसेक्ट करें, तो जैसे मैं F2 दबाता हूँ तो ऐसे एडिट मोड में आता है, ये एडिट कहते हैं इसको। अब देखिए इससे आप पूरा पढ़ सकते हो। इक्वल टू के बाद E20 क्या है, नीले कलर में है, तो ये नीला कलर है, मतलब क्या है, इस वाले सेल को ये बता रहा है कि भाई ये वाला सेल है E20। प्लस है, फॉर्मूला के अंदर प्लस है। F20 लाल कलर में है, तो क्या कह रहा है ये, इक्वल टू कर दो, मतलब बराबर कर दो E20 को प्लस और F20 को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसको इससे प्लस कर दो
और यही फॉर्मूला आप देखोगे इक्वल टू E20 प्लस F20 एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिंपल फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अब मुझे इतने सारे काफ़ी सारे नंबर्स को करना था, मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को Ctrl+C कर दूँगा या यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब फिर मान के चलो इसको कॉपी करूँगा, मान के चलो मुझे इसको करना है, यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। तो ये एक्चुअल में ये जोड़ होते जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला सेम आते जा रहा है, बस रेफरेंस चेंज होते जा रहा है सेल नंबर के हिसाब से। फॉर्मूला हमने एक बार लगा दिया, एक बार लगा दिया, और ये सब में ऐसे होते जा रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे मैनुअली तो करने का फिर से मैनुअली काम हो गया कि एक एक करके करो। इसको और तरीका क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, फिर लिखता हूँ 2, फिर लिखता हूँ 3, ठीक है। एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे 45, यहाँ मैं लिखता हूँ 10, यहाँ लिखता हूँ 20, ठीक है। एक इसमें कॉपी का और तरीका होता है, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे नंबर है, नंबर, तो एक्सेल में आप ड्रैग करके भी कॉपी कर सकते हो। तो मैं उससे कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इससे हमारा जो काम है काफ़ी जल्दी होता है। अब इसके कई सारे तरीके करने के, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, या इसको आप मान के चलो टेक्स्ट है, कोई वर्ड है मेरे पास, लाइक मैं लिखता हूँ जोकर। अब मुझे इसको कॉपी करना है, कहाँ तक कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी करना है, तो मैं जैसे कॉपी कर सकता हूँ। कहने का मतलब है मैं इस सेल पे था, यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा, ये देखिए छोटा सा ना एक डॉट दिख रहा है, और जैसे ही मैं ये अपना माउस को यहाँ लेके जाता हूँ, देखिए ये चेंज हो जाता है इसका आइकन, पहले कुछ ऐसा था, और जैसे लेके जाऊँगा यहाँ पे तो आइकन हमारा माउस का चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक से इसको पकड़ना है, ठीक है, और लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, बस वैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा, इसको बोलते हैं नीचे खींचना, ड्रैग करना मतलब खींचना। तो मैं खींच के यहाँ पे ले आया और मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ। अगर मुझे यहाँ तक कॉपी करना है तो मैं जहाँ तक मुझे कॉपी करना है मैं वहाँ तक खींच के लाऊंगा, उससे कॉपी हो जाएगा। तो अब ये हुआ क्या, एक मैंने वर्ड लिखा था उसको मैंने इतने सारे सेल्स में कॉपी कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से नंबर, ये नंबर है, मैं यहाँ पे गया इस डॉट पे, आइकन चेंज हुआ, इसको भी मैंने यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कुछ नंबर यहाँ पे है, मान के चलो ये नंबर है, अब मुझे इसको कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए, तो ये जो मेरा नंबर है यहाँ तक कॉपी हो गया। एक और तरीका है करने का, जैसे मैं सेम नंबर को लेता हूँ 558, मुझे इसको फिर से कॉपी करना है लेकिन कुछ अलग तरीके से करना है। मैं करूँगा, ये देखिए यहाँ पे ले आया, अब 558 देखिए, अगर मेरा माउस का जो कर्सर देख रहे होंगे उसके नीचे 558 ही लिखा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल भी दबा दूँ तो क्या होगा, मैंने क्या किया, माउस तो मैंने ड्रैग किया, Ctrl+Z, जैसे मैंने माउस तो मैंने ड्रैग किया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल नहीं दबाते हो तो वही जो आपका वर्ड है या जो भी है वो कॉपी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल दबा देते हो, जैसे मैं अभी मान लो यहाँ पे हूँ, मैं कंट्रोल दबा दिया, अभी मैंने माउस नहीं दबाया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, अब मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा दिया है, ठीक है, और कंट्रोल भी दबा रखा है। अब क्या होगा, जैसे मैं नेक्स्ट सेल पे जाऊँगा, देखिए क्या लिखा है, 559, 560, 561, 563, तो ऐसे ही अपने आप बढ़ते जाएगा। मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में एक एक के बढ़त में ये ऐसे बता देगा। अब जैसे आपको बढ़ते क्रम में नहीं चाहिए, है ना, आपको बढ़ते क्रम में नहीं चाहिए, आप चाह रहे हो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे आए, इसका भी तरीका है करने का। आप एक सेल पे करोगे, कंट्रोल दबाओगे तो नहीं होगा, ये एक एक ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको एक्सेल को बताना है कि भाई मुझे इसको 10, 20, 30 के क्रम में करना है, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा नेक्स्ट जो आए उसमें 10 बढ़ जाए, है ना, जैसे हम टेबल लिखते हैं वैसे ही, तो उसका क्या तरीका है करने का, आपको दोनों सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैसे करते हैं, शिफ्ट दबा के आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं एरो की से, या माउस से करना है तो ये मैं गया माउस पे और इसको माउस को यहाँ तक नीचे तक खींच लाया, तो ये दोनों मेरे सेलेक्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, अब देखिए 10, 20, 30, 40, 50 ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा।
अब यही चीज़ हम कंट्रोल करके देखते हैं कि कंट्रोल में क्या कहता है। ये मैंने कंट्रोल पे किया है, ये देखिए कंट्रोल पे कैसे हुआ। मतलब कंट्रोल दबा के अगर मैंने ड्रैग किया तो क्या किया इसने, ये 10 20 30 40 50 नहीं दिया, इसने क्या किया 10 20 10 20 10 20 ऐसे दिया। ठीक है, तो ये तरीका है आपको कॉपी करने का। कंट्रोल दबाएंगे है ना, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर देगा। मान के चलो यहाँ पे 10 20 30 50 था और इसको आप चाहते हो कॉपी करो, ठीक है, कंट्रोल दबा के, तो अब ये क्या करेगा, ये देखिए 10 20 50 10 20 50 10 20 50 ये ऐसे करते जाएगा। अगर आपको इस मोड में करना है, मुझे कंट्रोल नहीं दबाना, तो अब ये क्या देगा, ये देखिए इसने क्या दिया 10 20 50 66 86 106 ऐसे इसको इसने कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से इसको बनाते गया। ठीक है, 10 और 20 फिर 50 इसका तीनों का देखिए यहाँ पे इसका तीनों का सम होता है 80, लेकिन अब एक्सेल जो है ये ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, ये करता है इसके बीच का वर्ड निकालता है, ये एक अंदाज़ा निकालता है कि इसके आगे का वर्ड क्या होना चाहिए, आगे का जो टेक्स्ट है वो मतलब नंबर है वो क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सही पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, सही तरीका इसका यही है, आप 10 20 को अगर लेके बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से आप बढ़ाओ। ये इस तरीके से, तो इसने क्या किया 10 20 मतलब आप कहें तो 10 का टेबल इसने बना दिया। 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 10 3 ज़ा 30 10 4 ज़ा 40। तो ऐसे आप क्विकली कोई भी टेबल बना सकते हो। कहने का मतलब मुझे अगर बहुत कई सारी चीज़ का टेबल नहीं आता, 51 का टेबल नहीं आता मान के चलो, या छोड़ो उससे और थोड़ा टाइट लेते हैं वर्ड, 43 का टेबल नहीं आता, तो मैं करूँगा 43 1 ज़ा 43 43 2 ज़ा 86। ठीक है, मान के चलो अगर आपको उसको भी जोड़ना है तो आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू ये प्लस या इंटू 2 86 आ गया। ये तरीका है करने का। दूसरा क्या है, इक्वल टू ये प्लस 43, ये भी कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। इक्वल टू ये सॉरी इक्वल टू 43 प्लस 43 ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब 86 आपको आंसर पता चल गया, आपको अब टेबल लिखना है, तो मैं करूँगा दोनों सेलेक्ट करूँगा, इसको जितना चाहे उतना खींच सकता हूँ, तो ये पूरा आपका टेबल बन जाएगा। ये 8 1 ज़ा सॉरी 43 1 ज़ा 43 2 83 3 ज़ा 123 4 ज़ा 163, तो ये अपने आप ऐसे पूरा टेबल बनते गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रैग का यूज़ करके काफ़ी अलग अलग तरीके के आप बना सकते हो। जैसे 1 2 3, अब मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए क्या कि इसमें मुझे नंबरिंग देना है, ये काफ़ी लंबा है मान के चलो, मुझे सबका नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग कैसे देंगे 1 2 3, ये देखिए ये ऐसे, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया और इसको सिर्फ सिंपल ट्रैक किया, मैंने कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं दबाया, कंट्रोल दबाता तो कुछ और आ जाता, तो ये अपने आप ही नंबरिंग भी बन गया। तो इस तरह से क्या है, जल्दी जल्दी आप नंबर्स वगैरह लिख सकते हो, जिस टाइप का चाहिए उस टाइप का भी लिख सकते हो, जैसे चाहिए वैसे भी आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं करने के। इसी तरीके से फॉर्मूला को भी आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी नंबर डाला था, उसको अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे तो वो कॉपी हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या कर रहा है, ये सेल में जो भी चीज़ है उसको नीचे कॉपी कर रहा है, इसका काम यही है। कंट्रोल दबाने से कुछ और कर रहा है, फिलहाल उसको भूल जाते हैं, लेकिन कंट्रोल दबाने से कुछ और कर रहा है, तो मुझे सिर्फ कॉपी करना है। तो क्या करना है, कोई भी है उसको बस पकड़ के खींचना है, तो अपने आप ही कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये है, ये जो भी सेल है मेरे पास, फॉर्मूला हो कुछ भी हो, मेरे को कॉपी करना है, तो कॉपी करने का तरीका बस यहाँ पे जाके इसको मैं यहाँ तक खींच दूंगा, तो क्या करेगा, ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। आप देखोगे जितने फॉर्मूलाज हैं वो कॉपी हो गए हैं। तो एक ये तरीका करने का, एक और तरीका करने का वो है कंट्रोल सी कर लो और पूरे इसको जहाँ पे आपको जाना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल वी कर लो या पेस्ट कर दो, तो ऐसे भी आ जाता है। ड्रैग क्या करता है, जल्दी काम करता है, तो हम जल्दी जल्दी ड्रैग से कर सकते हैं। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। कई बार जैसे आपको काफ़ी सारे आपके लाखों आपके रॉज जो है ना वो काफ़ी सारे हैं, आप चाहते हो ऊपर से लेकर नीचे तक करें, तो कंट्रोल दबा के आप एरो कीज दबा के है ना, आप ऊपर से नीचे तक एक बार में कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे गया, ये मेरा पहला रो है, मैं यहाँ पे कुछ मान के चलो कुछ फॉर्मूला है, जैसे अभी फॉर्मूला आया तो यहाँ पे जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है G1H1, G1H1 में कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो फिलहाल एक करके दिखाता हूँ मैं। ये फॉर्मूला है, मुझे इसको कॉपी करना है, ठीक है। या आप कुछ बना रहे हो, ये देखिए, और ये देखिए, तो क्या कर रहा है ये, सॉरी ये नहीं, जो सेल के रेफरेंस है वो ये है, ये देखिए, ये और ये को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और एक बार इसको F2 दबाऊँ, तो F2 की से क्या होता है, ये इसको एडिट मोड पे ले आता है, फॉर्मूला को, या जो भी सेल है उसको एडिट मोड पे ले आता है। तो ये क्या बता रहा है कि 85 या 85 G1 नाम के जो सेल है उसको H1 नाम के सेल से प्लस कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब मुझे इसी को पूरा नीचे तक लेके जाना है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C, फिर दबाऊंगा कंट्रोल, फिर दबाऊंगा शिफ्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए, अब इसने क्या किया, ये बिल्कुल नीचे तक ले गया है ये। अगर आप इसको, मैं इसको अगर अच्छे से आपको ड्रैग करके दिखाऊँ, देखिए ये बिल्कुल नीचे तक ये सेलेक्ट हो गया, बिल्कुल लास्ट तक, जितना इसका सीमा है वहाँ तक। फिर मुझे क्या करना है, कंट्रोल V। अब मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये अगर मैं फिर कंट्रोल दबा के अगर मैं एरो की दबाता हूँ तो बिल्कुल लास्ट में आ जाऊँगा। कंट्रोल दबा के मैं अप एरो दबाता हूँ तो सबसे शुरू में आ जाऊँगा। कंट्रोल दबा के अगर मैं लेफ़्ट वाला एरो की दबाता हूँ तो मैं सबसे पहला जो डेटा है उस पे आ जाऊँगा। अगर डेटा खाली है, अगर डेटा आपका खाली है, जैसे आप इधर कोई डेटा नहीं है और आप यहाँ पे हो, आप कंट्रोल दबा के लेफ़्ट वाला एरो की दबाओगे तो पहले उस पर आ जाओगे। हाँ, अगर डेटा है तो जैसे अगर मैं कंट्रोल दबा के अप एरो दबाऊँ तो यहाँ पे आएगा पहले, उसके बाद यहाँ पे जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कंट्रोल दबा के मैंने अप एरो दबाया, देखिए ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, A11 पे। अब मैं एक बार और कंट्रोल दबा के अप एरो दबाऊँगा तो क्या करेगा, ये फर्स्ट पे पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, तो इनको पार करके ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गया। जो पहला जो डेटा आएगा वहाँ पे पहुँचेगा, फिर उसके आगे आपको पहुँचाएगा ये। तो इस तरीके से अब इसने क्या किया, बिल्कुल नीचे खाली था तो क्या इसने क्या किया, ये देखिए इसका पोजीशन क्या है, ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया। कहने का मतलब एक्सेल का एक जो वर्कशीट है उसका एक लिमिट होता है। लिमिट क्या होता है, जैसे आपको कहा जाए कि लिमिट क्या होता है, तो आपको ये बात बताना होगा कि लास्ट जो उसका जो सेल होता है वो 1,48,576 मीन्स 1,48,576, ठीक है। ये आपका लास्ट रॉ होता है, इससे आगे नहीं होता। 76 के आगे 77 नहीं होता। अब इसी तरह से अगर हम कॉलम्स को भी देख लें, जैसे A B C D लिखा है तो इसको कैसे किया गया है, शायद Z तक हो ऐसा आप सोच रहे होंगे। आप देखेंगे Z के बाद भी कुछ है, A B A C A D, मतलब A को पहले मान लिया गया, फिर उसको ABCD बना दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से और आगे जाएंगे, B से आ गया BA BC BD BE BF ऐसे बनते गया। C का बना दिया, CJ CK CL CM ऐसे बना दिया। तो ऐसे करते करते अब मैं कंट्रोल दबा के राइट वाला एरो को दबाऊंगा, मुझे लास्ट में जाना है इसके। ये मैंने दबाया, इसका लास्ट क्या है, XFD, मतलब 3 लेवल तक इसको लेके जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है XFD क्या चीज़ है ना। ये पता नहीं XFD क्या है, ये कितने नंबर से मुझे पता नहीं चला, क्योंकि ये तो XEF ये पता नहीं कौन से भाषा में लिखा है। चलो ये तो मैंने पढ़ लिया, 1048576, ये मैं समझ गया कि 1,48,576, 1,48,576। ये तो मुझे समझ आ गया कि रॉज इतने होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं उसको कैसे पता करें। तो ये तो हम पढ़ नहीं सकते, इसमें 1 2 3 लिखा नहीं है। तो एक तरीका और है, मैं 1 किया यहाँ पे, कंट्रोल C किया इसको, अब मैं शिफ्ट कंट्रोल दबा के वापस फर्स्ट रो पे आ जाऊँगा। ये मेरा फर्स्ट रो है, कंट्रोल V कर दूँगा, अब होम पे ये आ गया मैं। अब मैं A पे आ गया हूँ, मतलब लास्ट रॉ के जो लास्ट कॉलम है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अब मैं ये सब में एक एक लिख दिया, अगर मैं इसको गिनती करूँ कितने प्लस होते हैं इसके, है ना, तो ये बता देगा ना कि कितने कॉलम्स हैं। एक तरीका है ना करने का। अब देखिए, जैसे मैं शिफ्ट दबा के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो माउस से भी ऐसे कर सकते हो। ये मैं माउस से कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं माउस से भी कर रहा हूँ। तो आप एक चीज़ जो देखने लायक है वो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा पाऊँ, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ अलग से पहले ही से कुछ यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये क्या होता है ना, ये बिल्कुल नीचे में जो कह लें कि जो बिल्कुल एक बार होता है, बार के अंदर आपको एवरेज बताएगा कि इतने का एवरेज क्या होगा। फिर काउंट भी बताएगा, काउंट मतलब ये कितने हैं, है ना।
ये कितने हैं इसके काउंट भी बताएगा। जैसे 12 में 12 मैंने सेलेक्ट किए तो 12 आ गया। और इसका सम भी बताएगा। अगर 1+1 करें तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 तक भी बताएगा। हाँ, अगर मैं इसमें यहाँ पे 2 लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख के चलता हूँ, थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि हमने काफ़ी नीचे तक इसको कॉपी कर दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और जो मैं 12 की बात कर रहा था, ये देखिए मैंने 12 सेल्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए। तो अब यहाँ पे जो देखेंगे एवरेज, इनका एवरेज क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, फिर ये सब है। इसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज है 1.0.8। ये अपने आप ही यहाँ पे अपने उसने क्या किया, एवरेज बता दिया इस 2 के हिसाब से। अगर ये 1 होता तो इसका एवरेज 1 ही होता। तो अगर यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करते हैं तो ये उसका आंसर पहले से ही बता देता है ये, ठीक है। तो ये जो 3 यहाँ पे जो कह लें जो रिज़ल्ट है फॉर्मूला बेस्ड है, कहने का मतलब आप किसी चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं तो आप उसको मात्र सेलेक्ट करने से उस आंसर को या उस नंबर्स को, उसका एवरेज, उसका काउंट और उसका सम तीनों निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने 12 सेल्स मैंने सेलेक्ट किए थे, ठीक है, सब में एक एक था पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। एक था तो 12 को अगर एक एक से प्लस करेंगे तो 12 आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 13 आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो ये 12 आ गया। काउंट इसका 12 है, मतलब सेल का जो काउंट है वो 12 है। एवरेज इसका ये है। तो यहाँ पे भी आप आंसर इसके देख सकते हो। ये मतलब क्विकली आंसर देखने के लिए भी होता है जो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताता है। लेकिन हमारा मोटिव वही था। हमारा मोटिव क्या था, इसके सेल, ये जितने भी यहाँ पे कॉलम्स है उसको काउंट करना। हमने रोज़ तो ये तो हमने काउंट कर लिए थे क्योंकि इसमें नंबर लिखा था, ठीक है। तो मैंने बताया था इसको आप सेलेक्ट करेंगे ना इस तरीके से तो ये पूरा काउंट बता देगा। तो काउंट से हमें पता चल जाएगा कि ये कितने कॉलम्स हैं। एक तरीका और है, अब जैसे मैं मुझे क्या करना पड़ रहा है, या तो मैं माउस से इसको ऐसे करूं सेलेक्ट, या मैं इसको कीबोर्ड से और एरो की से लेके जाके करूं, या कंट्रोल दबा के करूं। एक और तरीका है इसको सेलेक्ट करने का। मैं चाहता, देखो मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि मैं इस पूरे को यहाँ से ए से जो स्टार्ट हो रहा है वो लास्ट तक जाके सेलेक्ट करूँ। तो सेलेक्ट करने के मेरे को 2 तरीके समझ आए। एक तो ये है कि मैं शिफ्ट दबा के, कंट्रोल शिफ्ट दबा के एरो की दबाऊँ तो उससे एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। एक तो ये शॉर्टकट है। दूसरा माउस के तरीके से करूँ तो इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक दूसरा आपका अलग से इसका तरीका है करने का। तीसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो तरीका है ये आपके रॉज। तो क्या ऐसे हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे रॉ पे क्लिक करूँ तो ये पूरा का पूरा जो भी यहाँ से लेकिन लास्ट तक का जो रॉ है वो सेलेक्ट हो जाए, या यहाँ जैसे अगर मैं बी पे दबाऊँ, ये कॉलम है तो यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सेलेक्ट हो जाए। देखिए करके देखते हैं ये होता है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए मैंने क्लिक किया, अपने आप सेलेक्ट हो गया, ये हरे में आ गया, मतलब ये सेलेक्ट हो गया। और ये अब देखेंगे ये पूरा अपने आप ही सेलेक्ट हो गया। और जब हम यहाँ पे देखेंगे अपना काउंट तो आप देखेंगे यहाँ पे काउंट भी आ गया, ठीक है। 16,384, 16,384 हमारे पास कॉलम्स होते हैं, और 10,48,576 ये हमारे रॉज होते हैं, ठीक है। तो इससे हमने पता लगा लिया कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं। रॉस का तो हमें पता था, कॉलम्स भी हमने पता कर लिया। तो क्या इसी तरीके से हम पूरे सेल्स का भी पता लगा सकते हैं। ये सेम यही तरीका करने का, लेकिन उसको हम कुछ और तरीके से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नए शीट पे जाऊँगा और वहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ब्लैंक शीट का ऑप्शन आ जाएगा और बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। टेम्पलेट्स आपको मैंने पहले ही बताया है टेम्पलेट्स क्या होते हैं। टेम्पलेट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले से बने बनाए इनके खुद के फॉर्मेट्स होते हैं प्री डिफाइंड। उसको आप चूज़ करके पहले से जो फॉर्मेट बने बनाए हैं उस पर आप काम कर सकते हो।
जो आप मैनुअली जो चीज़ बनाते हैं वो पहले से लोगों ने, कई सारे लोगों ने, या फिर कहें तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना के रख दिया है कि स्टैंडर्ड वे में, ठीक है। उसके अंदर फॉर्मूला वगैरह सब लगे हुए हैं। ये सेम वैसी है जैसे हमने वर्ड में सीखा था कि वहाँ पे पहले से उन्होंने कुछ फॉर्मेट करके पहले से डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, उसमें आपको बस एडिट करना था और उस पर अपना डॉक्यूमेंट बनाना था। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने ब्लैंक वर्कबुक में। अब ये हमें खोलना है, मैंने ये खोल लिया, मेरे पास अभी सीट 1 है। अब मुझे क्या करना था, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं कंट्रोल करके राइट एरो की दबाऊं तो मैं लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाऊंगा, और कंट्रोल करके डाउन एरो की दबाऊं तो लास्ट वाले रॉ पे भी पहुंच जाऊंगा। मेरे बिल्कुल लास्ट है, ये देखिए, ये लिमिट है, यहाँ पे मैं पहुंच गया। कंट्रोल दबाने से मैं पहुंच रहा हूँ यहाँ पे। कंट्रोल दबा के अगर मैं लेफ़्ट वाले एरो की दबाऊंगा तो पहले वाले कॉलम पे पहुंच जाऊंगा। ये पहले वाला है कॉलम है A1048576। ये देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस भी आ गया, ये एड्रेस है, ठीक है, नेम बॉक्स, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मुझे पूरे सेल्स को काउंट करना है। तरीका सिंपल सा है, आप चाहें तो इसको मैनुअली इंटू भी कर सकते हैं कि भाई इतने मेरे पास कॉलम्स हैं, इतने मेरे पास रॉज हैं, तो उसको कैसे इंटू करें। अब मैं अगर एक्सेल की भाषा में कहूँ कि मुझे इसको करना है, तो जैसे मैंने बताया था कि पूरा जो आपको यहाँ से लेकर नीचे तक सेलेक्ट करना है, तो ये इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखेंगे अगर मैं बिल्कुल लास्ट तक भी जाऊँगा तो पूरा सेलेक्टेड है। कहने का मतलब है अगर कुछ मेरा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ दूर में लिखा हुआ है, कुछ काफ़ी नीचे लिखा हुआ है, मान के चलो ये, फिर मैं नीचे गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या किया मैंने, देखिए अगर मैं कंट्रोल दबा के जाऊँगा, कंट्रोल दबा के अप एरो करूँगा तो जहाँ जहाँ पे डेटा है वहाँ वहाँ पे रुकते जाएगा ये डायरेक्टली। ये देखिए अब मैं बिल्कुल ऊपर पे आ गया। अब मैं इस पे हूँ, अब मुझे इसको पूरा का पूरा जानना है कि मतलब कितने इसके काउंट हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा इसका एवरेज बता देगा, काउंट बता देगा, और मेरा ये सम बता देगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे एवरेज, काउंट और सम बता रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया था। फ़िलहाल मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे फ़िलहाल मैं अपने पहले वाले सेल पे हूँ, ठीक है। अब मुझे ये जितने भी सेल्स हैं उसको काउंट करना है। फॉर्मूला वही रहेगा। मैं क्या चाहता हूँ, ये एक नंबर है, एक नंबर मतलब एक काउंट है। अगर मैं इसको सब जगह कॉपी कॉपी कर दूँ, हर हर बॉक्स में कॉपी कर दूँ 1 को, और इसका मैं अगर काउंट निकालूँ, ठीक है, या सम निकालूँ, काउंट और सम अगर एक एक नंबर हो तो बराबर ही होंगे, काउंट मान के चलो, तो काउंट निकालो तो मुझे मेरा सेल्स मिल जाएगा। अब इसको करने का तरीका कैसे है, तो जैसे हमने ये कॉलम का जो ऊपर जो इसका जैसे सी कॉलम है, इसको मैंने दबाया तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही मैंने 12 दबाया तो सेलेक्ट हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, उसके दो तरीके हैं कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी सेल्स हैं सब एक बार में सेलेक्ट हो जाए और सब में मैं कुछ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा रॉज हैं और इधर भी आपके 16,000 हैं, तो डेटा को कॉपी और पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंप्यूटर के, कितनी जल्दी वो कॉपी पेस्ट करता है। और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका सिस्टम कितना सही है। अगर जल्दी कर देता है मतलब फास्ट है। अब मेरा जो प्रॉब्लम वो ये है कि मेरे को सब ये रोज़ भी और ये कॉलम्स भी ऐसे सेलेक्ट करना है, तो माउस से तो मैं नहीं कर पाऊँगा इसको। एक तरीका और भी है, मैं ब्लैंक जगह पे गया, कंट्रोल ए दबाऊँगा, कंट्रोल ए दबाने से जितने भी रॉज और कॉलम्स है सब एक बार में सेलेक्ट हो गए। एक ये तरीका है, कंट्रोल ए दबा के, शॉर्टकट है ये। माउस वाले तरीके में, अब जैसे ये हमारे कॉलम्स थे, जैसे रॉज थे, है ना, तो क्या यहाँ पे क्लिक करने से सब सेलेक्ट हो जाएगा? आइए देखते हैं। ये मैंने देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किया, कंट्रोल ए के बराबर ही है, तो यहाँ पे क्लिक करने का मतलब है सब चीज़ सेलेक्ट हो जाना। यहाँ का मतलब है कॉलम सेलेक्ट होना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर जाऊँगा कॉलम कॉलम सेलेक्ट होते जाएगा। यहाँ का मतलब है रोज़ सेलेक्ट करना। आप चाहो तो मल्टीपल रोज़ भी, जैसे मैं यहाँ पे गया, माउस पे क्लिक करके मैंने रख लिया, अब जैसे इसको मैं ड्रैग करते जाऊँगा तो ये से सेलेक्ट होते जाएगा। अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ और फिर मैं 19 से लेके ये इधर भी करता हूँ मैं, ये देखिए, ये भी तरीका करने का मतलब 6 से लेके 13 जो कॉलम है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और 19 से लेके 23 जो कॉलम है इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बीच में जो भी डेटा होगा उसको फॉर्मेट करना है, या जो भी उसके साथ आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो।
ये जो एरिया जो सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये जो जितने भी सेल्स हैं सेलेक्ट नहीं हुए, इनको कुछ नहीं होगा, ये उतने को ही सिलेक्ट करेगा। लेकिन इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से लेके पूरे लास्ट तक जितने भी रॉज हैं वो कर लेगा। और क्या इसी तरह से हम कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है, देखिए मैंने कंट्रोल मैंने दबा लिया है, ठीक है। अब मैं एच को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एन को सिलेक्ट करूँ। देखिए ये इस तरीके से काम करता है। आपने यहाँ से यहाँ तक का पूरा ले लिया, ये भी ले लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब एच का जो कॉलम है उसको भी सिलेक्ट कर लिया। इवन आप ये चाहते हैं कि मैं बी से लेके एफ तक को भी सिलेक्ट करूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बी पे मैं माउस लेफ्ट वाला क्लिक करूँगा, माउस नहीं छोड़ना ना, आपको कंट्रोल छोड़ना है। इसको मैं फिर ड्रैग करूँगा, ये ऐसे लेके जाऊँगा, ये देखिए मैं ई तक पूरा सेलेक्ट कर लिया। तो ये भी तरीका है करने का, सेलेक्ट करने का। तो इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से सिलेक्शन सीख लिया कि कैसे मुझे सेलेक्ट करना है। लेकिन हमारा पर्पज़ है फ़िलहाल ये कि मैं वन को कॉपी करूँ हर सेल में। मैं करूँगा कंट्रोल सी, या तो मैं कंट्रोल ए करूँगा, या मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे क्या करना है, कंट्रोल वी या पेस्ट करना है। तो अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो क्या होगा, ये जितने भी सेल्स हैं सब में सेलेक्ट मतलब कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा काउंट है वो बता देगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ कंट्रोल वी और वेट करता हूँ, देखता हूँ कि कितना टाइम लेता है। मैंने किया कंट्रोल वी, अब ये देखिए क्या बोल रहा है, द ऑपरेशन यू आर अबाउट टू परफॉर्म अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। मतलब एक बहुत सारे सेल्स को ये मतलब अफेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके लिए बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए। क्या आप श्योर है इसको कंटिन्यू करने के लिए? तो जैसे मैंने पहले बताया था, दिस ऑपरेशन विल परफॉर्म ऑटोमेटिकली इन 60 सेकेंड्स इफ़ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड। अगर इस पर आप कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो अपने आप 60 सेकंड में ये चल जाएगा, कि बड़ा ऑपरेशन है, ये पहले ही बता दिया आपको, एक्सेल ने पहले ही बता दिया भैया बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। मतलब आप काफ़ी, इससे क्या होगा, होता क्या है, ये जो आपका एक्सेल है ये सॉफ्टवेयर है, अभी मैं ये जो एक्शन परफॉर्म करूँगा ये पूरा कॉपी पेस्ट करेगा बहुत सारे रोज़ और कॉलम्स को मिला के जो सेल्स बने हैं उस पर। तो काफ़ी टाइम चाहिए ना, मतलब काफ़ी प्रोसेसिंग पावर भी लगेगा। तो कभी कभार इससे होता ही है कि आपका एक्सेल हैंग हो जाता है या अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। तो आपके स्पीड मतलब सीपीयू की स्पीड और रैम पे डिपेंड करता है कितनी फास्ट करता है। तो फिलहाल मैं इसको ओके पे क्लिक करके देखता हूँ। ये देखिए ओके पे क्लिक किया मैंने, ये कॉपी होना स्टार्ट कर दिया। अब ये गोल गोल घूमेगा, इसका काम है ये एक नंबर को हर सेल पे कॉपी पेस्ट करना। हम थोड़ा वेट करते हैं, वेट करके देखते हैं टाइम कितना लगता है ये, और उसके बाद हम इसके काउंट देखेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे एरर्स भी आते हैं कई बार कि आपका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी मेमोरी खा रहा है, ठीक है। इसके लिए या तो मेमोरी कम है या ऐसा कुछ बताते हैं ये, ठीक है। लेकिन एक दो बार में ये हो जाता है, हम करके देखेंगे उसको। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और मैंने क्या किया, अपना टास्क बार एक बार खोल के देखा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे जो मेरा एक्सेल है और जो मैंने टेक्स्ट बुक खोल रखा है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे ये 4.3 MBPS के पर सेकंड के स्पीड से डिस्क में राइट कर रहा है, मतलब फाइल को राइट कर रहा है, ठीक है। इसमें से डेटा भरते जाएगा, फाइल राइट करेगा, और ये 8 GB का रैम फिलहाल ले रहा है ये, ठीक है। और 20% CPU खा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ऑपरेशन है ये। अगर आपके पास छोटा सिस्टम है तो ऑलमोस्ट हैंग हो जाएगा या अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके जो भी प्रोसेस है वो हम देख भी सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। बड़ा ऑपरेशन है तो ज़्यादा रैम खाएगा, देखिए धीरे धीरे मेरा रैम बढ़ते जाएगा, ये स्पीड भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, आपको एक सिस्टम को आप समझ भी सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई एप्लीकेशन है वो हैंग कर गया, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में कर क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसको। तो कभी भी कोई एप्लीकेशन तभी हैंग होता है जब उसमें रिसोर्सेज की कमी होती है। तो धीरे धीरे ये रैम बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और उसके बाद ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो मेरा सिस्टम अभी यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश कर रहा है इसको, और अगर ये हो जाता है या ना भी होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारा रॉ है ये हमारा 10,48,576 इतना होता है। कॉलम जो हमारे होते हैं वो 16,384 होते हैं। जैसे लेवल है ना, ए से लेके XFD तक, XFD एक होता है लास्ट में हमारा कॉलम का नाम। तो अगर हम इंटू करें, ठीक है, 10,48,576 इंटू 16,384। चलिए मैं एक बार इसको कैंसिल करके इसको आपको काउंट करके दिखाता हूँ कैसे होगा। मैं कह रहा था कि जैसे ये जो मेरा जो रॉस है वो है 1048576, ये मेरा था।
कॉलम्स मेरे थे 16384 इतने थे, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंटू करूं इस तरीके से तो कितने बनते हैं, ये बनते हैं ऑलमोस्ट 17 अरब बनते हैं। मतलब काफ़ी सारे सेल्स हैं, और अगर आप कोई भी एक चीज़ को कॉपी कर रहे हो उसके बाद अगर आप पेस्ट करते हो सभी सेल्स में, तो आप सोचें कितने बड़े मतलब कितना बड़ा ये फाइल आपका बन जाएगा, ठीक है। मेरा जो फाइल है मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ कितना बड़ा बना हुआ है ये। फ़िलहाल ये 10 पे चला गया है ये, और ऑलमोस्ट 40 से 50 MB के बराबर है, या और भी ज़्यादा हो सकता है ये, क्योंकि मैंने बीच में बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये इसका काउंट है। आप उस तरीके से जैसे जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका एक्सेल हो वो 32 बिट का ना हो, 64 बिट का हो, ताकि वो पूरा का पूरा रैम और रिसोर्स बना सके। मेरा 32 बिट का है इसलिए ये थोड़ा स्लो रेस्पॉन्स करता है, ठीक है, इसमें लिमिटेशन होता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर भी 32 बिट के होते हैं। अगर 32 बिट का है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ रैम ही आपका यूज़ कर पाएगा, मतलब 4 GB रैम तक ही वो यूज़ कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। उससे ज़्यादा अगर यूज़ कराना है तो 64 बिट का, जो कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आया 32 बिट के बाद, तो वो यूज़ करेगा, ठीक है। तो जो बड़े ऑपरेशन हैं उसके लिए बड़े जो एप्लीकेशंस है वैसे उसका जो वर्ज़न है, जैसे एक्सेल का वर्ज़न है 64 बिट, आपको वैसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम ये जो हमें चाहिए तो हमने कर लिया है। फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। मैं एक थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। आपको क्या करना है, जैसे मेरा एक सीट है, अगर मुझे इसको पूरा काउंट करना है तो ये इसके पीछे ना एक्चुअली विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग होता है। अगर आपको कंसोल खोलना है या वो उस पे जाना है तो आपको ऑल्ट प्लस F11 दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप ऑल्ट और F11 दबाएंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके पीछे भी कुछ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, और ये मेरा एड्रेस डॉट एक्सएलएस। तो ये मेरा फाइल है, ये बता रहा है, ठीक है। ये दिस वर्कबुक है, इसके प्रॉपर्टीज़ है बहुत सारे। तो पहले टाइम पे जो विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करते थे उनको ये काफ़ी सिंपल लगेगा। बाकी हम सिर्फ जानकारी के लिए इसको कर रहे हैं, इसका कोई ख़ास काम नहीं है। अगर आपको बहुत एक्सटेंसिव एक्सेल का यूसेज करना है तो फिर ये काम आता है। तो इस पे कुछ नहीं है, आपका जो आपको सब एक इंसर्ट पे जाके आपको एक मॉड्यूल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये। तो ये आपका एक कोड आ जाएगा। कोड के विंडो में आपको एक छोटा सा प्रोग्रामिंग डालना होगा इस तरीके से। ये क्या कह रहा है, सब फील ऑल सेल विथ वन, ये एक फंक्शन है। फंक्शन बोल रहा है, कोई फंक्शन बनाया है इन्होंने, फंक्शन बोल रहा है कि सेल्स डॉट वैल्यू, जो सेल्स के जितने भी वैल्यूज है उसको 1 से फिल कर दो। ये फंक्शन है। फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन ये बोल रहा है कि फील ऑल सेल्स, मतलब फील करने को बोल रहा है ऑल सेल्स को, ठीक है, विथ वन। ये किसने फंक्शन बनाया है, कस्टमाइज फंक्शन। और जो वैल्यू डाला है बोला है सेल्स डॉट वैल्यू इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके सेल्स है उसमें 1 डाल दो बस। और जैसे आप ये बना पाओगे, इसको रन करोगे, जैसे कि मैं भी करने वाला हूँ, मान के चलो कि मैं इसको गलती से रन भी करता हूँ और हैंग हो जाता है, देखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये भी रन करेगा, और ये अगर मेमोरी मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर ये क्या करेगा, सब में फिल कर देगा। देखिए अभी मेरा सिस्टम हैंग होने के कगार पे है, ये देखिए, ये देखिए मेमोरी बोला ना इसने एरर। तो एक्चुअल में ये काम कर रहा है। मतलब आप कहने का मेरा मतलब ये था कि जो एक्सेल है आप उसको विजुअल बेसिक के थ्रू भी उसमें काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मैक्रोज भी लिख सकते हो इसके अंदर। मैक्रोज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मैक्रोज बना सकते हैं, है ना। वो काफ़ी एडवांस, जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगा एडवांस का, उसमें हम ये भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं हमारे फॉर्मूलाज वगैरह पे, इंटू माइनस प्लस पे, कि वो हम कैसे कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि ये डेटाबेस हमने बनाया हुआ था और कैसे इस पर हमें काम करना है। अब जैसे मुझे इसको इसको प्लस करना है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको करूँ, तो मैं क्या करता था, इक्वल टू लिखता था, या तो इसको सेलेक्ट करता था या कीबोर्ड से मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा उस सेल को। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया,
फिर उसके बाद मैं क्या करता था, उसको प्लस दबाता था, मैं प्लस लिख दिया, फिर मैं कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट करूँगा, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसको एंटर करता था तो ये मेरा 5439 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल वे था आपके प्लस माइनस या इंटू जो भी करना है उसके। अब हमें क्या जानना है, जैसे मेरा एक सेल है ये, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इस पे जाऊँगा फॉर्मेट सेल्स। ठीक है, अब फॉर्मेट सेल्स के अंदर आपको काफ़ी सारे चीज़ मिलेंगे जो आपके सेल्स को प्लस माइनस इंटू या जो भी साइंटिफिक तरीके से आप करना चाहते हैं इस पर कैलकुलेशंस, उसमें काफ़ी काम आता है। अभी फ़िलहाल ये जो मेरा सेल है ये जनरल है, इसका सैंपल है 4585, मतलब ये जनरल मान के चल रहा है। जनरल क्या होता है, जो भी सेल्स होता है एक डिफ़ॉल्ट उसका फॉर्मेट होता है। आप इस सेल को चाहो तो करेंसी में या डेट में, टाइम में, परसेंटेज में आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको टेक्स्ट में चेंज करता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट में मैंने चेंज किया तो ये अभी टेक्स्ट के फॉर्मेट में चला गया। ये कहने का मतलब है, अगर मैं इसको लिखूँ गिव, तो ये मेरा टेक्स्ट है। ऐसे मैं लिखूँ तो ये क्या है, मेरा डेट है, तो इसका फॉर्मेट है। अब जैसे जनरल पे होता है, कोई भी सेल जो होता है वो जनरल पे होता है, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मेट सेल्स पे जाऊँ और मैं इसको चेक करूँ, अब मैं चेक करूँ, ठीक है, तो देखिए डेट जो फॉर्मेट है अपने आप उसने ले लिया, अब ये जनरल नहीं रह गया। अगर मैं इसको जनरल पे वापस लेके जाता हूँ तो इसका कुछ ऐसे दिखेगा सैम्पल। मैं ओके करता हूँ, देखिए ये मेरा डेट है। तो जैसे ही मैंने डेट डाला, एक्सेल ने क्या किया, उसको अपने आप रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको समझ लिया कि भाई ये डेट है और मुझे इसको डेट की तरह इसको फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो ये डेट की तरह उसने फॉर्मेट कर दिया। अब इसके काम क्या है, क्यों ऐसे फॉर्मेट ज़रूरी है। आप चाहते हो आप एक्सेल में किसी का टाइम शीट बना रहे हो, या आप कह सकते हो कि किसी का पेरोल बना रहे हो, वो किस टाइम पे नौकरी पे आया, किस टाइम पे आपके अटेंडेंस पे वो लास्ट टाइम तक था और चला गया। ठीक है, आप चाहते हो कि जितने टाइम तक उसने काम किया उसका आप कैलकुलेट करें। तो कहने का मतलब है आपको डेट से या डेट टाइम से उस स्टार्ट डेट टाइम से एंड डेट टाइम को माइनस करना पड़ेगा, तो उसका वो टोटल कितना काम किया वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप डेट में भी प्लस माइनस इनटू परसेंटेज, मतलब फॉर्मूला लगा के उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो डेट टाइम को। ठीक है, इसी तरह से उसको परसेंटेज निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से कई सारे फॉर्मूलाज हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे इसके फॉर्मूलाज होते हैं वो भी हम करेंगे। फिलहाल हमें बस फॉर्मेट सेल्स पढ़ना है। तो जनरल मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखते हो, जो भी हमारा एक डिफ़ॉल्ट सेल होता है वो जनरल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। अगर मैं इसके फॉर्मेट सेल्स पे जाऊँ तो मुझे जनरल फॉर्मेट ही मिलेगा। जैसे इसमें मैं कुछ लिखता हूँ तो वो अपने आप फॉर्मेट या तो अपने आप समझ आएगा एक्सेल को तो ले लेगा, नहीं तो जनरल में ही रखेगा। अब चाहो तो एक जो सेल है उसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे टेक्स्ट में आपको लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दिया, ठीक है, कोई सेंटेंस लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो उसको आप टेक्स्ट मान के चलो। अगर एक्सेल उसको लेता नहीं है तो आप उसको टेक्स्ट में चेंज कर सकते हो। नंबर्स को आप प्रॉपर बता सकते हो कि ये नंबर है, ये जनरल नहीं है, ये नंबर है, तो उसको नंबर की तरह ही वो एक्सेल ट्रीट करेगा और वैसे उस पर आपके फॉर्मूलाज काम करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स आपको आगे काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। जैसे आप रियल लाइफ किसी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हो और कुछ काम करना चाहोगे तो ये सब के मायने काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इससे आप सॉल्व कर पाओगे। कभी कभार आप कोई प्लस माइनस कर रहे हो या कुछ और चीज़ करना चाह रहे हो तो फॉर्मेट ढंग से नहीं होने की वजह से वो एरर देता है कई बार। तो ये सब चीज़ आप यहाँ से आपके जो भी सेल्स के अंदर जो भी डेटा है, जो भी आपने लिखा हुआ है, उसको अच्छे से फॉर्मेट करके उसको सही तरीके से जो भी इसमें फंक्शंस लगाना चाहते हो या फॉर्मूला लगाना चाहते हो आप उसके थ्रू अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये फॉर्मेट्स थे आपके सेल्स के, कि आप सेल्स को किस फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। ठीक है, डेट में, टाइम में, जैसे मैंने बताया था ये वैसे ही है। एक हमारे पास यहाँ पे होता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या है, ये अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट का अलाइनमेंट बोल रहा है। अब ये क्या होता है, लेफ़्ट के साइड में इंडेंट होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, फ़ील कर दो पूरा का पूरा सेल को, जस्टिफाई कर दो, तो ये वही है। ठीक है, इस सेल के अंदर आपको कैसे उसको अलाइनमेंट करना है ये आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन भी दिखाएगा। जैसे आपको उसको सेल को आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक वर्ड लिखा सेंटेंस,
ठीक है। अब ये सीधे लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको चेंज करूँ, इसके फॉर्मेट्स को। अलाइनमेंट में मैं गया, जनरल, लेफ्ट इंडेंट, ओके। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ये देखिए ये लेफ्ट इंडेंट है। फिर फॉर्मेट सेल्स पे जाते हैं, यहाँ हम करते हैं राइट इंडेंट, ओके, ये राइट पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब लेफ़्ट राइट बीच में रखना है, जस्टिफाई करना है, जैसे भी है इसको आप कर सकते हो, लेकिन सेल के अंदर ही आपको करना है, उससे बाहर आप नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर एक सेल का फॉर्मेटिंग बता रहा है ये, ठीक है, उसका अलाइनमेंट बता रहा है। वर्टिकल भी आप कर सकते हो इसमें, टेक्स्ट का सेंटर है ना, वर्टिकल अगर है तो, वर्टिकल मतलब ऐसे। स्ट्रिंग टू फिट, स्ट्रिंग टू फिट, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल, ये तीनों काफ़ी काम के हैं। इनको एक बार देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स। मैं चाहता हूँ रैप टेक्स्ट करूँ। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली सून, ओके। मान के चलो ये मेरा सेल कुछ इतने में था और मैंने यहाँ पे टाइप किया था, ये इस सेल पे टाइप किया था, ठीक है। अभी मैंने इंडेंट वैसे चेंज किया था इसलिए ऐसा आ रहा है, बाकी ये इस साइड में आना चाहिए। एक बार इंडेंट को ठीक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मैंने इंडेंट किया था, राइट कर दिया था, ये एक्चुअली जनरल होना चाहिए। तो ये इस तरह से जनरल में इस तरह से हमेशा आएगा ये। अब कहने का मतलब हो क्या रहा है, ये मेरे को एक सेल में ये ना हो करके ये आगे में चला जा रहा है। ये दो तरीके हैं इसको, या तो मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, या नहीं बढ़ा पाऊँ तो फॉर्मेट सेल्स क्या करता है यहाँ पे, अगर मैं फॉर्मेट सेल्स पे हूँ और मैंने ठीक तरीके से इसको सेलेक्ट किया है, जैसे ये मेरा जो सेल है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसका जो उसके अंदर जो भी वर्ड्स या जो भी फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ यहाँ पे आता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेल पे हूँ मैं। कई बार ऐसे होता है कि लोग अब ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे है, लेकिन अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए खाली है, मतलब ये यहाँ पे नहीं है, ये इस सेल पे है। बस हुआ ये है कि यहाँ से आगे चला गया है। अब मुझे फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करना होगा, मुझे यहाँ पे रैप टेक्स्ट करना होगा। ये देखिए ये होता है रैप टेक्स्ट, मतलब उसी सेल के नीचे ये टेक्स्ट को नीचे बढ़ा देगा। ये हो गया आपका रैप टेक्स्ट। एक और देख लेते हैं, मर्ज सेल्स ना करके भाई स्ट्रिंग टू फिट करते हैं। तो ये देखिए ये स्ट्रिंग टू फिट है, मतलब इस सेल में जितना भी स्पेस है उतने में फिट हो जाए, और ये जैसे बड़ा होते जाएगा ये भी बड़ा होते जाएगा, जैसे ये छोटा होगा ये छोटा होते जाएगा, अपने आप ही ये छोटा बड़ा होते जाएगा, इसको बोलते हैं श्रिंक। ठीक है, ये श्रिंक हो रहा है। आगे देख लेते हैं मर्ज सेल्स। दो सेल्स को मर्ज करना हो, मान के चलो आप ये जनरल टेक्स्ट है, ठीक है, ये आगे बढ़ गया है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं दो सेल को एक बना दूँ। मैं नहीं चाहता कि इसको स्ट्रिंग करूँ, ना मैं चाहता हूँ इसको रैप करूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो दो सेल है मैं इसको एक कर दूँ और ये एक में आ जाए। तो मैं इसको दोनों सेल को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का बटन है, मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं, आप फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स, मर्ज सेल्स, ओके। अब देखिए क्या हुआ, अब कहने का मतलब है आपका वो सेल गायब हो गया, अभी एक सेल बन गया है। और इसका रेफरेंस क्या दे रहा है, इसका पोजीशन नंबर क्या दे रहा है, I13, आई नंबर का 13, जे नंबर का 13 अब आएगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये क्या है, आप यहाँ पे देखें, S13, I13 और ये K13, जे गायब हो गया। जे क्यों गायब हो गया, क्योंकि हमने उसको मर्ज कर दिया, मतलब जे आई को जे और आई का जो नंबर था हमारा रॉ नंबर 13, दोनों को मर्ज कर दिया, इसलिए जे गायब हो गया। जो पहला वाला होगा वही आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट करने के तरीके हैं। अगला और देख लेते हैं, कुछ और मिलता है तो इस पर। मर्ज सेल्स हमने देख लिया था। डायरेक्शंस, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ये आपका जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है ये वो सेट करता है, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो ये राइट टू लेफ़्ट आ जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं इसको,
और राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा फ़ॉन्ट है, जैसे कुछ दूसरे उर्दू भाषा होता है वो लेफ़्ट से राइट राइट से स्टार्ट होता है, तो ऐसी चीज़ों में वो काफ़ी काम आता है। आगे हम कभी प्रैक्टिकल में देखेंगे इसका। अभी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे हम अपने एडवांस जो भी कोर्स है उसके जो पार्ट्स आएँगे उसमें। ये एक ओरिएंटेशन बताता है डिग्रीज़ के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ, अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ करना है, ये ओके। अब देखिए क्या हुआ है, ये इतना टेढ़ा कर दिया, उतना मैंने ओरिएंटेशन में उसको, या उतना मैंने इसको मोड़ा, ओरिएंटेशन मान के चलो मोड़ा मैंने उसको उतना। मैं चाहता हूँ बिल्कुल सीधे खड़ी हो जाए, तो मुझे थोड़ा इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 90 डिग्रीज़ में, ये मेरा 90 डिग्रीज़ में, 90 डिग्रीज़ आपको पता है बिल्कुल सीधा खड़ा को बोलते हैं, ठीक है। वो मैंने ओके कर दिया, बिल्कुल खड़े में आ गया। अब इसको मैं क्या कर दूँगा, छोटा, तो ये ऐसे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने जो टेक्स्ट है उसको आप मोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जिस डिग्री में आप चाहें उस डिग्री में आप कर सकते हैं थ्रू फॉर्मेट सेल्स। ये फॉर्मेट सेल्स के अंदर होता है यहाँ पे, ठीक है। और उल्टा करना चाहते हैं तो इसको माइनस में कर दो। सिंपल सा तरीका, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको वही करना पड़े। तो जैसे आप ये माइनस करोगे तो ये उल्टे में हो जाएगा, अब ये उल्टा हो गया है ये इसका। तो ये तरीका भी है। 180 डिग्री में करना चाहो तो 180 डिग्री आपको सीधे ही पड़ेगा। तो आपको समझना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपका एक लिमिट होता है। आप कितना टेढ़ा करना चाहते हो ये यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फ़ॉन्ट के बारे में। तो ये जैसे ये जो जनरल फ़ॉन्ट होता है कैलिब्री 11, ये डिफ़ॉल्ट होता है। आप चाहते हो इसको थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूँ, छोटा कर दूँ, कलर्स चेंज कर दूँ, है ना। तो ये सब काम उसी से होता है। स्ट्राइक थ्रू कर दूँ, ये ऐसे आ जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट कर दूँ, ये सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगा, ये हल्का सा ऊपर में आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट कर दूँ, ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसके फॉर्मेटिंग का है। बॉर्डर्स देख लेते हैं। बॉर्डर इस सेल का बॉर्डर, ठीक है। मैं अगर ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, और आउटलाइन में जो भी आउटलाइन बनाना चाहता हूँ, कलर ऑटोमेटिक है या कलर को स्पेशल करना चाहता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा कलर हो गया। जैसे मैंने ये हमारा स्टाइल चुना था, अब मैं आउटलाइन इस ऊपर ऊपर में ही करना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझे चूज़ भी करना पड़ेगा। ये मेरा आउटलाइन आ गया, ये ऐसे। और यहाँ से आप उसको ठीक भी कर सकते हो, आप चाहो तो। जैसे चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, ये वाला जो बॉर्डर ना हो, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। तब क्या होगा, ये वाला बॉर्डर नहीं आएगा, ये जो बॉर्डर्स हैं ये आ जाएंगे। इसको ओके करता हूँ और देखते हैं, ये देखिए ये वाला गायब हो गया और ये ऐसे आ गया। इसके आगे और आपको कुछ और लिखना है तो उसको और जोड़ते जाएंगे, या आप चाहो तो एक बार में सेलेक्ट करके इसका एक ऐसे पूरा बॉर्डर बना सकते हो। बीच में इसके ऐसे ऐसे डाल भी सकते हो, ठीक है। लाइंस भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है कैसे करना है। जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको फॉर्मेट करना है, वैसे इसको कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। और बॉर्डर्स के अंदर मैंने बता दिया था कि ये सब आपके बॉर्डर्स के तरीके हैं। जैसे किसी सेल को आपको करना है तो किस अंदर में कितने अंदर तक करना है, वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। फ़ील, अब इसके आगे पीछे क्या फ़ील करना है, क्या भरना है इसके अंदर, ये देखिए सेल ऐसे दिखेगा। मतलब ये करने से ये पूरा सेल पीले कलर का हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न कलर भी है यहाँ पे। नो कलर करोगे तो बिल्कुल ये नो कलर में आ जाएगा, ये नो कलर है ये, ठीक है। प्रोटेक्शन है इसके अंदर, आप चाहे तो सेल को लॉक भी कर सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं जो बिल्कुल ना दिखेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करेंगे इसका कभी। तो ये ऑलमोस्ट आपके पूरे फॉर्मेट सेल्स आ गए हैं। इसके अंदर काफ़ी काम की चीज़ें हैं। कभी भी फॉर्मेट सेल्स का तभी भी काम आता है जैसे आप चाहते हो कि आप एक फॉर्म बनाओ, या आप चलो ठीक है इसी रॉस पे डेटा एंट्री कराना चाहते हो, तो आप ये चाहते हो कि यहाँ पे मेरा सिर्फ मोबाइल जो नंबर है वही यहाँ पे डले। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूँ तो एरर दे, तो वो चीज़ भी आप सेट कर सकते हो। सेम ऐसे ही आप ये चाहोगे कि यहाँ पे ईमेल ही मेरा टाइप हो, अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करूँ तो गलत कहे, या एट द रेट, आपको पता है ईमेल पे आपका एट द रेट होता है, फिर लास्ट में डोमेन नेम होता है। तो आप उस पर भी एक कह सकते हो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन, या प्रोग्रामिंग की भाषा में कर ले एक तरह से फॉर्मेट, तो वो उस पे भी आप इसमें वैलिडेशन लगा सकते हो। ऐसे नंबर्स के लिए, ऐसे नाम के लिए है। अगर यहाँ पे आपने नाम का फॉर्मेट लगा रखा है तो ये नाम ही आना चाहिए, यहाँ पे किसी नंबर टाइप कर दिया तो नहीं आना चाहिए, या
नाम और नंबर दोनों एक साथ आ सकते हैं, जैसे कि ये है नाम और नंबर, तो आप ऐसे ऐसे वैलिडेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम है ऐसे भी लगा सकते हैं, सीरियल नंबर बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। फिलहाल अभी हम फॉर्मेट सेल्स के अंदर थे और यहाँ पे ये सब चीज़ हमने कर लिया। एक्सेसरी तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हमें मिलता है। तो मर्जन सेंटर, जैसे मैंने बताया था कि दो सेल्स हैं आपके, आप ये चाहते हैं इसको दोनों को मर्ज कर दो, सेंटर में आपका जो टेक्स्ट है सेंटर में आ जाए, तो ये मर्जन सेंटर होता है। रैप टेक्स्ट मैंने बता दिया था। जनरल के अंदर आप देख लो, ये देखिए ये आपके फॉर्मेट्स हैं। आप क्विकली यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम में कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं, फ्रैक्शन कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब परसेंटेज मतलब आपका कोई डेटा है उसके बेस पे परसेंटेज होता है। मान के चलो कि 87% है, उसका प्लस या माइनस करना चाहते हो किसी और परसेंटेज से, तो परसेंटेज आइटम को परसेंटेज आइटम से या परसेंटेज नंबर से आप माइनस करके जो है दिखाना है वो दिखा सकते हो। ऐसे एक बहुत सारा डेटा का आप ग्रुप बना सकते हो, उसके ऊपर चार्ट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए एक्सेल में स्पेसिफिक एक सेल पे ये आपके फॉर्मेट्स आपको मिलते ही हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। टेबल को फॉर्मेट करने का तरीका है, देखिए जैसे मेरे पास ये टेबल है, अब ये फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है, हम देख लेते हैं। फॉर्मेट टेबल एस, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये अपने आप ही बता दिया $AS। तो डॉलर मान के चलो कुछ प्रोग्रामिंग होगा इसके पीछे। A1 से लेके, ये A1 है मेरा, A1 सेल से लेके F11, अगर डॉलर को इग्नोर करें, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक को अपने आप सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर रखा था। नहीं तो पूछता, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे क्या करना है, फॉर्मेट सेल करना है। अभी पूछेगा वो कि आप किसको फॉर्मेट करना चाहते हो, यहाँ पे तो मेरा कर्सर है, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसको कुछ मिला नहीं, तो पूछेगा वो भाई किसको करना चाहते हो आप। तो मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके रेफरेंस दे दूँगा इसको। फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये अपने आप ही आपको बता देगा, ये सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है ये एक्चुअल में। तो ये मैं यहाँ से यहाँ को सेलेक्ट कर दिया मैंने, तो ये अपने आप वही आ गया। ठीक है, एक है इसमें माई टेबल हैज़ हेडर्स। अब ये क्या है हेडर्स? अब हेडर क्या होता है? ये डेटा है हमारा, नाम है, ये हमारा एड्रेस वगैरह जो भी है, लेकिन इसके ऊपर ये इसके टाइप को बता रहा है कि किस क्या चीज़ है ये, तो ये नाम के टाइप है, तो इसको बोलेंगे हेडर। ऐसी ये एड्रेस है, ये एड्रेसेस है, उसका टाइप है ये एड्रेस। तो हमने समझने के लिए ये लिख रखा है कि ये नाम है, ये एड्रेस है, यहाँ पे स्टेट जाएगा, यहाँ पे पिन, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर ये ना होता तो मैं समझ नहीं पाता कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं ऊपर, ताकि समझ आए कि ये किस टाइप का डेटा है, कि भाई ये नाम है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेडर। तो यहाँ पे कह रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, हाँ है, ये हेडर है मेरे पास, तो मैं ये ओके कर दूंगा, तो उसको एज अ हेडर लेके चलेगा। आगे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत काम आता है ये हेडर्स हमारे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अब मैंने क्या किया था, मैंने टेबल को फॉर्मेट कर लिया। मुझे ये डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये डिज़ाइन, थोड़ा और सिंपल में चलते हैं। तो ये डिज़ाइन देख लें, ये भी एक डिज़ाइन है। तो ऐसे आपको ऑटोमेटिक तरीके से कई सारे आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे। ठीक है, आप जैसे चाहे उसको वैसे फॉर्मेट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेल्स को ये देखिए, ये बैड सेल्स, ये पहले से कुछ बना रखा है इन्होंने, ये गुड, ये आपका न्यूट्रल। तो ऐसे आप क्विकली कलरफुल इसको कर सकते हैं। हाइपरलिंक वाले भी हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करके तो हाइपरलिंक क्लिक करते थे, हाइपरलिंक टाइप का बन जाएगा ये देखिए। ठीक है, हालांकि इस पर भी हाइपरलिंक डाला, लेकिन आप डाल सकते हो, तो हाइपरलिंक की तरह दिखेगा ये। मतलब कहने का मतलब क्विकली आप फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ से। ये कहाँ पे है? होम पे। आप होम का जो भी मेन्यू देखेंगे इसके अंदर ये सब चीज़ आता है। इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, यहाँ पे 3 सेल्स के बारे में बताया है। इंसर्ट, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, मेरे यहाँ पे कर्सर है, मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। लेकिन इसको और भी तरीके हैं। अगर मैं ड्रॉप डाउन पे जाऊँ तो इंसर्ट सेल्स बोल रहा है, सीट रॉज बोल रहा है, सीट कॉलम्स बोल रहा है, टेबल रॉज अबव बोल रहा है। तो ये इसके कई सारे तरीके हैं, ऊपर में आपको करना है, बाएं में करना है, दाएं में करना है, नीचे करना है। ठीक है, तो ये कई तरह के तरीके हैं कि जैसे आपका डेटा है, आप चाह रहे हो
उसके बीच में कुछ नया सेल डालें तो क्या होगा, नीचे खिसक जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा उसको आपको करेंगे। तो ये सब पूरा कस्टमाइजेशन है। आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे सेल या रॉज वगैरह इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट्स भी हैं इसके बहुत सारे। इसी तरह डिलीट है इसका उल्टा, अगर आपको कुछ डिलीट करना है सेल से तो आप इस तरीके से इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सेल्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मेट करना है, ये देखिए फॉर्मेट, रो हाइट, ये जो रॉ है हमारा, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका जो हाइट है मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट के अंदर जाओगे, रो हाइट, इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है 14.4 है, मान के चलो मुझे 18 करना है, मैं 18 कर दिया तो क्या होगा, देखिए 18 का हाइट, मतलब ये जो रॉ का जो हाइट है, इसकी जो लंबाई है बढ़ गई, 18 पहुँच गया ये, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर है ऑटो फिट, कि अपने आप ही रॉ के अंदर हो जाए। मान के चलो ये मेरा फ़ॉन्ट बड़ा है, छोटा है, या मैं इसको कुछ भी कर दिया तो अपने आप ही ऊपर नीचे अपने आप को एडजस्ट कर ले, तो यहाँ से कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास कॉलम विड्थ भी होता है। जैसे ये कॉलम का विड्थ है, तो सिंपल तरीका हमें कॉलम विड्थ को आगे पीछे बढ़ाने का वो ये होता है। देखिए जैसे मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, ये देखिए 38.44 आ रहा है, और पिक्सल्स भी बता रहा है 353 पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या है, पिक्सल जो हमारे स्क्रीन के जो डॉट डॉट्स होते हैं ना, उसको पिक्सल्स कहते हैं। और जितना अच्छा पिक्सल्स होगा उतना अच्छा आपका कलर आता है आपके मॉनिटर में, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा डिस्प्ले में हम कहते हैं। लेकिन जो स्क्रीन को नापने का जो तरीका है, अब जैसे मेरा स्क्रीन है यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक नापना चाहता हूँ, तो कैसे नापूंगा, तो इसको हम नापते हैं डॉट्स में, और डॉट्स को ही हम पिक्सल कहते हैं। तो आप ये समझ लें, या जैसे अभी तरीका है, जैसे इसमें एक्सेल में बता रहा है कि ये देखो 26.33, तो ये कुछ सेंटीमीटर होगा, है ना, सेंटीमीटर या इंचेस वगैरह होगा, फिलहाल सेंटीमीटर मुझे लग रहा है, तो सेंटीमीटर वगैरह होगा ये, ठीक है। इसको पिक्सल में भी कन्वर्ट करके बता रहा है कि पिक्सल में इतना दूर है, ये इतना है, इसका आपका मेजरमेंट बता रहा है ये। तो यहाँ से कर सकते हो। आप मेन्यू से करना चाहो तो मेन्यू से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया और फॉर्मेट पे गया, अगर मुझे यहाँ पे कॉलम विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ पूछेगा ये कि अभी जो करंट जो हाइट, वो जिसका जो लेंथ है या ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, वो 22.56 है, मतलब 22.56। इसको मैं चाहता हूँ 25 कर दूँ, ओके पे क्लिक करूँ, देखिए अपने आप 25 पे पहुँच गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको हाइट कर सकते हो। मान के चलो कि आपने डेटा बना दिया है, काफ़ी सारे आपके पास डेटा पड़े हुए हैं, और ये सबके थोड़ा अजीब सा हो गया है ये, ठीक है, कहने का मतलब है बहुत पास पास हो गए हैं। अब आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, और आपको हमेशा फॉर्मेट पे जाके इसके कॉलम विड्थ को नहीं करना। एक और तरीका करने का, माउस से जल्दी जल्दी करने का तरीका जो होता है वो है, यहाँ पे जैसे आप ये दो कॉलम्स इसके बीच में जैसे लाएंगे तो ये क्या होगा, मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। जैसे मेरा सेल पे कर्सर चेंज होता है तो वैसे ही है। यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, अपने हिसाब से जितना भी डेटा है इसका, जैसे यहाँ पे देखेंगे बाकी सब जो नाम है बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन ये जो राम किशन है ढंग से नहीं आ रहा, तो इसके लिए क्या करना है, डबल क्लिक, क्या करेगा, राम किशन को एडजस्ट कर देगा। ऐसे ही जो इसमें सबसे जो लंबा या आपका जो लेंथ में होगा, ये उसके हिसाब से इसको इस कॉलम को सेट कर देगा। तो ये हो गया डबल क्लिक, और देखिए सबसे लंबा मेरे पास ये वाला था एड्रेस, तो इसको ये यहाँ तक ले आया। इसी तरह से यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि एक बार में सब हो जाए, उसके भी तरीके हैं। यहाँ से मैं पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और जो पहला कॉलम है वहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये अपने आप सबको कर देगा एक साथ, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, अपने आप सबको कर दिया। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग जल्दी जल्दी करते हैं, शॉर्टकट के तरीके से और अपने माउस के तरीके से। तो एक्सेल को इतना एडवांस बना रखा है कि आप इस पर काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट हम बेसिक कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे मोटे जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सॉर्ट करना है, फ़िल्टर करना है ना, फाइंड करना है, तो फाइंड किसी सेल में कैसे फाइंड करना है, कंट्रोल F दबाएंगे तो फाइंड कर सकते हो, है ना। रिप्लेस करना है तो जो फाइंड में जो भी वैल्यू है तो उसको यहाँ डाल दो, उसको रिप्लेस कर दो किसी और वैल्यू से, फाइंड ऑल करो, जितने भी हैं आपके सीट्स के अंदर वो सब फाइंड हो जाएंगे। तो ये सब तो नॉर्मल फंक्शंस है, बेसिक है बिल्कुल। सॉर्ट देख लेते हैं। सॉर्ट जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसको नाम वाइज मुझे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने का तरीका बताता हूँ। मुझे पता नहीं ये फ़िल्टर कैसे आ गया, फ़िल्टर ऑल्टी, एक बार मैं फ़िल्टर भी हटा देता हूँ। फ़िल्टर तो इसके अंदर है ही नहीं है, इसने आइकन बना रखा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर मैं फॉर्मेट एस टेबल को अगर मैं वापस किसी और फॉर्मेट पे लेके जाता हूँ, या मुझे पूरा फॉर्मेट इसका हटाना है, ये इस पे अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। मैं क्या चाह रहा हूँ, नेम वाइज मुझे सॉर्ट हो जाए ABCD के हिसाब से, या डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। क्या तरीका है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है,
मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे बोल रहा है ए टू जेड, कहने का मतलब ऊपर ए से जो नाम पहले आएगा वो करेंगे, ए बी सी डी के हिसाब से वो असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप इसको सॉर्ट कर देगा। डिसेंडिंग मतलब जेड से स्टार्ट होगा, उसको उल्टे में कर देगा। कस्टम सॉर्ट भी होता है इसके अंदर। कस्टम सॉर्ट है, इसके अंदर आप खुद के अपने ये जो हेडर्स के हिसाब से इसको कर सकते हो। इसके बारे में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स में। अपने फ़िल्टर लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ, तो वो हम एडवांस में पढ़ेंगे। जो एडवांस फ़िल्टर, एडवांस जो सॉर्ट है वो। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे एक फ़िल्टर करते हैं। अब जैसे मुझे मुझे अगर सॉर्ट करना है, इसको कैसे करूँगा? क्या मुझे सिर्फ इसको करना है? जैसे मैं अभी ये करता हूँ सॉर्ट, तो क्या होगा, मैं गया इस पर क्लिक किया, बोल दिया सॉर्ट, ठीक है, हो गया सॉर्ट। लेकिन इससे एक नुकसान ये होगा कि आपका सिर्फ जो ये वाला जो रॉ है, जो रोज़ के जो डेटा है, जो कॉलम के डेटा है, बस यही सॉर्ट होगा, इधर सॉर्ट नहीं होगा। आप चाहते हो कि सब भी हो, इसके बेस पे हो, लेकिन ये डेटा भी आगे पीछे हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? फिलहाल अभी ये फॉर्मेट में है इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब अपने आप सॉर्ट हो रहा है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ये एक्सेल जो है वो अपने हिसाब से ले रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप इसको, अगर एक्सेल नहीं समझता है इसको, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर आपने सिर्फ यही वाले डेटा को सॉर्ट करने का रखा है तो यही सॉर्ट करेगा, इसको सॉर्ट नहीं करेगा वो। तो आपको पूरे जितने भी आपके डेटा उसको सॉर्ट करने का तरीका बस ये है, आपको जो भी डेटा है आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको सॉर्ट पे जाना पड़ेगा। अगर मैं कस्टम सॉर्ट भी करूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा ये क्या है। यहाँ पे बोल रहा है ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, और ऑप्शंस है कुछ। सॉर्ट बाई, तो जो कॉलम्स है, कॉलम्स का यहाँ पे देखो, कॉलम्स मेरे हेडर कितने काम के हैं। हेडर में बता रहा है कि नेम वाइज करना चाहते हो, एड्रेस वाइज करना चाहते हो, स्टेट वाइज करना चाहते हो, पिन, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो मल्टी लेवल आपको सॉर्टिंग देता है, उसमें तो सिर्फ ए टू जेड और जेड टू ए बता रहा है, ठीक है। ये कस्टम है, इसमें आप पूरा फुल कंट्रोल के साथ कर सकते हो। आपको बस ये करना है, आपके पूरे डेटा जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो ये उस पर सब पे अफेक्ट होगा। सॉर्ट बाई करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो हेडर है, कहने का मतलब जो हमने लेबल दे रखा है इसको, तो मैं चाहता था पहले कि ये नेम वाइज सॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैंने नेम यहाँ पे चूज़ कर लिया। सॉर्ट ऑन वैल्यूज़, अब इसके जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ये इसको हम वैल्यू कहेंगे ना, वैल्यू करेंगे मतलब सेल का जो डेटा है वैल्यूज़ हो गया। ये वैल्यूज़ के ऊपर, कलर्स के ऊपर, फॉन्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, सेल आइकन के ऊपर भी कर सकते हैं। इनकी ज़रूरत कम पड़ती है, मोस्टली लोग वैल्यूज़ पे ही करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ मतलब इसके अंदर जो भी डेटा है, चाहे वो कुछ भी हो, प्लस हो, माइनस हो, नंबर हो, टेक्स्ट हो, टाइम हो, कुछ भी हो, ये उसके हिसाब से करेगा। ऑर्डर, अब किस ऑर्डर में करना है, ए टू जेड में करना है, जेड टू ए में करना है, कस्टम लिस्ट में करना है। कस्टम लिस्ट देखेंगे तो ऐसे लिस्ट भी बताता है, ये संडे मंडे में जैसे ये ना, ये पूरा लिस्ट है, ऐसे आप पूरा लिस्ट बना सकते हो अपना खुद का कस्टमाइज़, और उसके हिसाब से भी करवा सकते हो। लेकिन ये थोड़ा कम चलता है, इसमें थोड़ा एडवांस में काम आएगा आपके। तो फिलहाल मैं ए टू जेड में करता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका करने का, मैं इसको कर दिया ओके, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी सी डी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसने कर दिया सॉर्ट। और कस्टमाइज़ देख लेते हैं कस्टम सॉर्ट के अंदर। अब ये क्या है, लेवल्स है। एक लेवल क्या था, पहला लेवल क्या था, वो नेम लेवल पे हमने किया था कि भाई नेम को सॉर्ट किया था, और ये जितने भी डेटा हैं वो आ गए। मान के चलो आपके पास जितेंद्र नाम के और महेश नाम के कई सारे यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे आपके यूज़र्स हैं, तो वो तो करेगा ही, ठीक है। वो महेश के नीचे महेश ही आएगा, जैसे 3 यूज़र है महेश, तो 3 यूज़र यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि यहाँ पे भी जो डेटा है उसको भी सॉर्ट किया जाए, कि महेश आए तो पहले वो जैसे स्टेट के हिसाब से वो सॉर्ट कर दे। जैसे मान के चलो बहुत बड़ा डेटा है आपका, मान के चलो, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले एग्जांपल हम कर लेते हैं। तो नॉर्मल जो हमारे प्लस माइनस जो भी इनटू करने का जो तरीका है, वो एक्सेल में कुछ भी जोड़ घटाव करना है ना, जैसे भी हमें कैलकुलेशन वगैरह करना है, ये एक्सेल वही काम का है। काफ़ी सारे जो सेल्स वगैरह होते हैं उसको एक दूसरे में कुछ अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन देना, या डेटा बना के, इसको हम डेटा कहते हैं, तो डेटा अच्छा बना के आपके कंपनीज में प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी चीज़ का हिसाब किताब दे सकते हैं, तो काफ़ी सारे चीज़ें हम काम आते हैं। अभी हमने बेसिक स्टेज पे हैं, तो इसका हमने एक सिंपल सा तरीका समझा कि कैसे ड्रैग करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, रोज़ क्या है, कॉलम्स क्या है, ये सब बटन्स क्या काम करते हैं। मोस्टली इसमें से जितने भी
आप फॉर्मेटिंग के टूल्स देख रहे हैं, अगर आप वर्ड आपने किया हुआ है मेरे लास्ट लेसन पे, तो आप ये समझ सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी देख सकते हैं कि कभी हम ज़्यादा बड़ा काम करते हो यहाँ पे तो वो हैंग होता है, तो आपको विंडोज़ का जो मेरा पीछे का जो कोर्स था वो भी आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एक्सेल में बड़ा काम करते हो तो रैम खाता है, रैम क्या चीज़ है। तो आपको एक्चुअली पीछे से आपको समझना पड़ेगा, जो विंडोज़ का मेरा कोर्स है, अगर वहाँ से अगर आप आ रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे एक हमारा कंप्यूटर काम करता है, रैम क्यों खाता है। तो एक्सेल भी एक हाई एंड एप्लीकेशन मान के चलो, इसमें आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो। इसमें लगभग अरबों इसमें आपके ये सेल्स होते हैं, इसमें आप बहुत सारा डेटा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे हम अपने एडवांस कोर्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो हमारा डेटा है, ये हमारे डेटाबेस से कैसे रिलेट करता है। अगर आप एक्सेल सीख जाते हो तो आगे हमारे डेटाबेस में आपको इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। आगे हम अपने एडवांस कोर्स में जो शायद कई पार्ट्स में हो, उस पे हम काफ़ी प्रैक्टिकल्स करेंगे इसके बारे में, जो रियल लाइफ हमारे जो एग्जांपल्स होते हैं किसी आप एंटरप्राइज़ में या किसी बड़ी कंपनी में या अकाउंटिंग वाले कंपनी में कैसे आप काम करते हैं, तो उसमें कुछ हम कोशिश करेंगे कुछ फाइल्स बनाएं और उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल्स करें। अभी के लिए जो जितना मैंने बताया है, एक नॉर्मल तरीके से हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं वो आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसकी जानकारी होगी, उतना ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप कभी भी एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एक्सेल है वो आगे हमारे जो डेटाबेसेस है, एक्सेल में तो चलो ठीक है कि कुछ अरब इसमें डेटा होता है, वहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा डेटा होते हैं डेटाबेस में। अगर आप एक्सेल आपको अच्छा से आता है तो आप शायद डेटाबेस के अंदर या जो बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं उस पर शायद आप काम अच्छे से कर पाओगे। अगर मतलब एक कहने का मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू देता है ये कि डेटाबेस हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, और जैसे एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रे है, ओरेकल है, तो वो भी अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा भी नॉलेज है तो वहाँ पे आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, ठीक है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, वो भी काफ़ी रिलेट करता है डेटाबेस के कई सारे फंक्शन से, ठीक है। तो हम आगे वो पढ़ेंगे, जैसे हम डेटाबेस पे जाएंगे तो हम उसको इससे रिलेट करेंगे। तो मेरे जितने भी क्लासेस हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आपने कहीं पे भी बीच में ज्वाइन किया है तो आप ऐसा ना करें, बिल्कुल पीछे से आप स्टार्ट करें, जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ नहीं आता आपको। कुछ ना कुछ उसमें आपको एक अलग बातें मिलेंगी मेरे जितने भी कोर्सेज है उसमें, और वहाँ से एक आपका फाउंडेशन बनेगा, ठीक है, जहाँ जो मतलब आगे के जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी से उसको आप जोड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारा जो हम ये कोर्स हम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, एक्चुअली में ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अभी तो चलो ठीक है हम स्टार्टिंग में है, ये आगे जाके आपको एज अ सिस्टम आर्किटेक्ट बनाएगा। कहने का मतलब है ये छोटी छोटी चीज़ें हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, आगे जाके ये और बड़ी होती जाएंगी, और जितनी भी छोटी चीज़ें हैं ये आपको वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।